रहीम टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज S2 MCQs डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि वो कौन सा एजेंट है जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर को डैमेज नहीं करता। द आंसर इज सुक्रलफेट। सुक्रलफेट प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्ट्राइटिस। ओके, तो इरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है, ये एनसेड और अल्कोहल की वजह से होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, बेस्ट ऑप्शन इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेशन, ब्लीडिंग और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है और कैंसर भी करा देती है। फीचर्स ऑफ पैरोटिनाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो पैरोटिनाइटिस में बाउल साउंड नॉर्मल नहीं होती, एब्सेंट बाउल साउंड हो जाती है। ओके, एक पेशेंट है जिसको पैरोटिनाइटिस हुआ है, तो क्लिनिकल डायग्नोस कैसे बनाया गया? तो क्लिनिकल डायग्नोस में सिवियर सडन एब्डोमिनल पेन होगा, जनरलाइज्ड होगा, टेंडरनेस होती है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, गार्डिंग होती है, रिजिडिटी होती है। ओके, बाउल साउंड्स कम हो जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चार्ली ऑप्शन है, क्लिनिकल डायग्नोस बनाना है। इसोफिजियल परफोरेशन अकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो इसोफिजियल परफोरेशन होती है वो मीडियास्टिनाइटिस में आपको देखने को नहीं मिलती होती। ओके, बाकी ऑलमोस्ट बाकी सब में आपको देखने को मिलती है। आइट्रोजेनिक हो सकती है, बोरहाफ सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, एक फीमेल है, 60 ईयर ओल्ड है, डिस्फेजिया है लेकिन वेट लॉस नहीं है, डैट मीन्स कैंसर नहीं है। डिस्फेजिया है और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर से एंटर्स पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स एक लीजिए कार्ड है, तो उसके लिए आप क्या कराते हो? इसोफेजियल मैनोमेट्री कराते होते हैं। ओके, स्लाइडिंग हाइडल हर्निया के साइन सिम्टम के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? कौन सा सिम्टम नहीं होता स्लाइडिंग हाइडल हर्निया? स्लाइडिंग हाइडल हर्निया वो है जिसमें गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन थोरैक्स में चला जाता है और वो गर्ड करवा सकता है। ओके, तो बेस्ट आंसर इज अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग। ओके, सही हो गया, अल्सरेशन और ब्लीडिंग ये आपको देखने को नहीं मिलता होता, बाकी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक हो गया, आगे चल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है कि एक पेशेंट है जो उसको थैलेकोटमी के बाद लाया गया है फॉर इसोफेजियल परफोरेशन। ओके, ठीक हो गया, WBC काफ़ी बढ़ गया है, डैट मीन्स इन्फ्लेमेशन है, फिब्राइल और हाइपोटेंशन है, मीडियास्टिनाइटिस के सेप्सिस हो गया है और NG में ब्लड वगैरह आ रहा है और डिफ्यूज गैस्ट्रिक रॉयन है। तो स्ट्रेस अल्सरेशन के बारे में क्या बात ठीक है? ओके, ICU वाले पेशेंट में आपको स्ट्रेस अल्सर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा फंडस को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीपल साइट्स को इन्वॉल्व करते हैं, फंडस को डूडिनम के फर्स्ट पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। ओके, कार्सिनोमा स्टोमक को किस चीज़ से डायग्नोस नहीं कर सकते। ओके, CA125 तो ओवेरियन कैंसर के लिए होता है। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पेप्टिक अल्सर डिजीज में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, डोडिनल परफोरेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पाइलोरस की गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है। ओके, अ 45 ईयर ओल्ड मैन विद पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर और एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। ओके, जो कि सबसाइड हो जाता है आफ्टर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, लेकिन 10 दिनों के बाद उसको स्विंगिंग पायरेक्सिया हो गया। ओके, डैट मीन स्विंगिंग पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है कि कोई एब्सेस जमा हो गया। ओके, फ्लूइड कलेक्शन हो गया पेरिटोरियम के अंदर। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन जो होती है, ओके, लोकेशन ऑफ कलेक्शन, तो जो मोस्ट कॉमन होती है स्टोमक के पीछे क्या पड़ा होता है? लेजर सैक पड़ा होता है, तो वहाँ पे हो जाती है। इन अनरिलीव्ड बिनाइन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या नहीं हो सकता? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपोक्लिनिमिक, हाइपोकोलोमिक, हाइपोक्लोरिमिक, हाइपोकलिमिक, हाइपोकैल्सीमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडिटी देखने को मिलता है, तो हाइपरक्लीमिया नहीं होगा। ओके, एक पेशेंट जिसको पैरोटिनाइटिस के लिए ऑपरेट किया जा रहा था ड्यू टू परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरोटिनाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, पैरालिटिक एलियस होता है पैरोटिनाइटिस की वजह से, स्विंगिंग पायरेक्सिया होता है, DVT और निमोनिया हो सकता है, मलेरिया और एनोरेक्सिया रिलेटिवली लेस कॉमन होते हैं। ओके, इसके बाद केमिकल निमोनाइटिस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? ओके, तो जो केमिकल निमोनाइटिस होता है कैन नॉट अकर बिकॉज ऑफ यूरिन, यूरिन की वजह से केमिकल पैरोटिनाइटिस, निमोनाइटिस कह रहा हूँ, पैरोटिनाइटिस हो सकता है। ओके, 40 ईयर ओल्ड स्मोकर है जिसको जो एंसल्ट ले रहा था, अब एंसल्ट ले रहा है। ओके, तो एंसल्ट लेने के बाद अगर एक्यूट सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिले और रिजिड एब्डोमेन है, डेट मीन्स परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसकी वजह से पैरोटिनाइटिस हो गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 ईयर ओल्ड मेल है जिसको जो ऑपरेट हुआ है एब्डोमिनल ट्रॉमा के लिए और सप्लीनेक्टमी हुई है, लेकिन थर्ड डे पे पता लगा कि इसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो गया और डिस्टेंशन हो गया। पेन डिस्टेंशन है, ओके, दैट मीन्स कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हुई है अपर एब्डोमेन में और विद हाइपोटेंशन है। जब राइल्स ट्यूब इंसर्ट किया है तो कॉफी ग्राउंड फ्लूइड नजर आ रहा है, डैट मीन्स ब्लीडिंग हो चुकी है। वैसे ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लीडिंग, वैसे यहाँ पे ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा? ओके, ठीक हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस अगर ना कॉफी ग्राउंड फ्लूइड नजर आ रहा है, दैट मीन्स एसिड मिक्स्ड विद ब्लड है, तो ये किस में देखने को मिलता होता है? ये आपको एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन में देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग डिस्फेजिया फॉर सॉलिड फूड्स और वेट लॉस भी हो गया, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएगी? अपर जी एंडोस्कोपी करवा लेंगे। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेट हो गया तो लेजर सैक में फ्लूइड जमा हो जाएगा। ओके, MCQ दोबारा आ चुका है कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक रॉयन है, तो ये क्या होता है? स्ट्रेस अल्सर होते हैं जो कि मल्टीपल साइड्स को इन्वॉल्व करते हैं, ICU वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। 41 ईयर्स ओल्ड है, रिगर्जिटेशन ऑफ स्लाइवर अनडाइजेस्टेड फूड है, बर्बिक डिफॉर्मिटी है,
तो एक लेजिया कार्डिया, तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा, एक लेजिया कार्डिया के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस मैनोमेट्री होती है जिसमें आपको एलईएस टोन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, फॉलोइंग का ड्रग बस्ट। ओके, यंग मैन है जिसने स्मॉल पैकेट्स खा लिए जिसमें कोई अननोन सब्सटेंस था, तो इंडिकेशन ऑफ लेप्रोटमी। लेप्रोटमी कब करेंगे? ओके, जब आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिले, परफोरेशन, पैरोटिनाइटिस या सेप्सिस देखने को मिले, उस केस में लेप्रोटमी आपने करनी है इमरजेंसी के अंदर। ओके, पैराट इसोफेगस की वजह से क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा इन द लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस है। क्लियर? इसके बाद है कि रिगार्डिंग इसोफेजियल कार्सिनोमा ऑल आर हेल्पफुल एक्सेप्ट, तो इसोफेजियल कैंसर में सारे हेल्पफुल होते हैं, कौन सा हेल्पफुल एक नहीं होता? तो बेस्ट आंसर इज फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी। ओके, इसोफेजियल कैंसर में आपने फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी नहीं करनी होती। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्फेजिया और कफ है, एटेनाइट है। ओके, बेरियम्स वालों। ओके, बेरियम्स वालों में आपको क्या मिला, एस शेप बैंड मिला है इसोफेगस में विद वाइड एंड मीडियस्टिनम। ओके, वाइडनिंग का मीडियस्टिनम है, एस शेप बैंड है और गैस्ट्रिक बबल एब्सेंट है, तो एक लेजिया कार्डी में देखने को मिलता होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपरक्लीमिया नहीं होता। ओके, मलीना और अपर जीआई ब्लीड है। ओके, मलीना है दैट मींस अपर जीआई ब्लीड है और अपर जीआई एंडोस्कोपी में ट्यूमर मिला स्टोमक के अंदर। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या कराएगी, एंडोस्कोपी के बाद आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है। वैसे कंफर्मेटरी तो वैसे यही थी, अपर जी एंडोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग जर्ड, तो जर्ड के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग होती है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइल्ड थी वो आपकी कौन सी होती है, अपर जी एंडोस्कोपी होती है। ओके, पेरिटोनियल सप्लाइड ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी, तो इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी पेरिटोनियम में पहुंच गई है तो क्या कराएंगे आप, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कराओगे। ओके, विच पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉम्प्लिकेशन, जिसमें वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और रिजिडिटी होता है। एब्डोमिनल पेन, रिजिडिटी दैट मींस पैरोटिनाइटिस है, तो ये परफोरेशन में देखने को मिलता होता है। ओके, फॉलोइंग देन सी एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, तो पर्सन अपनी नेक हैंड को एक्सटेंड नहीं कर सकता अबव द हेड। ओके, ओवर हेड एक एबडक्शन नहीं कर सकता। ओके, दैट मीन्स के मसल कौन सा पैरालाइज हो चुका है, मसल ट्रैपीजियस हो चुका है, दिस इज ड्यू टू स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व है। ओके, अब कौन सा आईवी इंडक्शन एजेंट जो कि यूजफुल होता है डे के सर्जरी के लिए, तो वो प्रोपोफोल होता है। रट्टा मार लेना, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन काज पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, काज ऑफ अपर जीआई ब्लीड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अपर जीआई ब्लीड कौन सा नहीं करवाता। ओके, तो जो हाइटल हर्नी है वो अपर जीआई ब्लीड नहीं करवाता होता, वो गर्ड करवाता होता है। क्लियर? इसके बाद सी कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक है, तो पेरिटोनियल सेपरेट को चेक करने के लिए जब भी पेरिटोनियल सेपरेट हो, पैरोटिनाइटिस हो, तो आपने लेप्रोस्कोपी लेप्रोटमी की तरफ जाना होता है। यहाँ पे लेप्रोस्कोपी होगी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी है। एक पेशेंट है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट है, एनसेड ले रहा था, अचानक इसको इमरजेंसी में आया, सडन ऑनसेट ऑफ जनरलाइज एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन और टैकीकार्डिया हुआ है, बोर्ड लाइक रिजिडिटी है, तो ये नीमोपेरिटोनियम हो गया, तो गैस अंडर द राइट डायफ्राम है। ओके, इसके बाद है कि पैरोटिनाइटिस हुआ है और परफोरेशन पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक के अंदर है। ओके, ठीक हो गया, पैरोटिनाइटिस यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेट कर गया, तो आपने क्या करना होता है, ओके, स्मॉल परफोरेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, ग्राम्स रिपेयर करना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर ज़्यादा मैसिव परफोरेशन होती है ना, तो मैसिव परफोरेशन के अंदर आपने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रोहेक्सन वाइकेस्ट्रा जुजुनोस्टमी करनी थी। इसके बाद 60 ईयर ओल्ड है, डिस्फेजिया है और पेन है। ओके, ऑन स्वालविंग, उसको डायनोफेजिया कहती है, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए दोनों है, और डिस्टेंशन ऑफ इसोफेगस है। अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए हो तो आपने क्या लेबल करना है, एक्लेजिया कार्डिया लेबल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंट बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग है। अब बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से बोरा सिंड्रोम हो सकता है, मेलोरी वी सिंड्रोम हो सकता है, कैसे पता लगेगा? ओके, ठीक है, तो मेलोरी बीस के अंदर आपको क्या मिलेगी, अपर जीआई ब्लीड देखने को मिलेगी। देखो उसके वॉमिटस में क्या है, काफ़ी सारा ब्लड और हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया और टेंडरनेस वीआईपी गैस्ट्रियम है, तो ये मेलोरी बीस टेयर आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिकरेंट वॉमिटिंग है। ओके, मदर नॉट इज सम ऑफ द वॉमिटस इज ब्लड स्टेन्ड है। ओके, यानी क्या है, अपर जीआई ब्लीड है, तो अपर जीआई ब्लीड के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी कराते होते हैं। ब्लड ग्रुप ए में स्टोमक के कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर? तो वॉमिटिंग है, टायर्डनेस है, वेट लॉस, पाल्पिटेशन है। एग्जामिनेशन में हेपेटोमेगाली है। ओके, यानी जीएटी के कैंसर ने किसको इन्वॉल्व कर लिया, लीवर को इन्वॉल्व कर लिया। ओके, और लीवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से साइटिस होती है। पाल्पेबल लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर मैस होता है, ये जो पाल्पेबल लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर मैस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विर्चू नोड बोलते हैं, और इस साइन को बोलते हैं ट्राउजियर साइन। ओके, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ स्टोमक कौन सी होती है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज भी होते हैं, लेकिन एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, यस एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है, यस ये प्री मैलिग्नेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसमें एब्डोमिनल पेन है, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग है। पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग इंडिकेट करती है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है, हाई ग्रेड फीवर है लास्ट 1 वीक से, और जनरलाइज टेंडरनेस और रिजिडिटी भी हो गई है। ओके, तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। ओके, अच्छा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन है, ओके, और वॉमिटिंग भी है, तो लेकिन जनरलाइज टेंडरनेस और रिजिडिटी भी हुई है, दैट मीन्स परफोरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पैरोटिनाइटिस हो गया ड्यू टू टाइफाइड परफोरेशन। ओके, इसके बाद है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ पैरोटिनाइटिस एक्सेप्ट, तो पैरोटिनाइटिस में वोवल साउंड्स इंक्रीज नहीं होती। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ओके,
ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फूड बॉलस इज स्ट्रक इन द इसोफेगस। तो आपने हमेशा अंडरलाइंग डिजीज को आपने करना है, क्योंकि फॉरेन बॉडी इसोफेगस में ही होती है और फूड बॉलस होती है। ई वाला है मिलोरी वी सिंड्रोम। मिलोरी वी सिंड्रोम में जो टीयर होता है वो कार्डियक के लेवल पे होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल होती है जो कि सीवियर पेन है सेंट्रल लोअर एब्डोमेन में। ओके, सेंट्रल लोअर एब्डोमेन, डैट मीन्स कि हाइपोगैस्ट्रिक वाली एरिया में है, और ये स्टार्ट हुआ था सम ओके डिस्कम्फर्ट अराउंड हर सुप्रा प्यूबिक एरिया। ओके, सुप्रा प्यूबिक एरिया से स्टार्ट हुआ था, फीमेल है, फेंट और थर्स्टी हो गया, डैट मीन्स का कोई हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, उसको एलएमपी के बारे में श्योर नहीं है। क्लियर। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो भी एगोनी के अंदर है, पेल है, कोल्ड है, क्लैमी और स्वेटिंग का, डेट मीन्स हाइपोवोलेमिक शॉक है, बुखार नहीं है, मार्क टेंडरनेस, रिजिडिटी और रीबाउंड टेंडरनेस, डेट मीन्स पैरोटिनाइटिस हो गया, एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्ब्लाइकस। ओके, तो इसको क्विलन साइन बोलते हैं, डेट मीन्स कोई रेट्रोपेरिटोनियल विसरा परफोरेट हो गया है। तो जो रेट्रोपेरिटोनियल विसरा होता है या तो पेनक्रेटाइटिस होता है या रप्चर्ड पेक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ओके, अगर पेरिटोनियल सेपरेट को पता लगाने के लिए क्या कराते होते हैं, लैप्रोस्कोपी कराते होते हैं, डबल स्टोमिक अपीयरेंस ऑन द ओके, तो डबल बबल अपीयरेंस या डबल स्टोमिक आपको ड्यूडिनल एट्रेजिया में देखने को मिलती है, जूजिनल में आपको ट्रिपल बबल साइन देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि वही एक पेशेंट एंसर इस्तेमाल करा था, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग हो गया और एब्डोमेन डिस्टेंडेड और टेंडर है, तो डैट मीन्स परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वुमन है जिसको मलीना है, बेरियम मील में फीलिंग डिफेक्ट मिल रहा है, फीलिंग डिफेक्ट इन द स्टोमक, फीलिंग डिफेक्ट इन द स्टोमक, डैट मीन्स के कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है। ओके, फीलिंग डिफेक्ट तो क्या इंडिकेट करेगा, ओके, तो कैंसर को इंडिकेट करेगा। ओके, अपर जी ब्लीड भी हो रहा है तो आपने अपर जी एंडोस्कोपी करानी होती है। रिगार्डिंग डिस्फेजिया कौन से स्टेटमेंट खराब है, ओके, तो इसका अल्फा ऑप्शन देख लेते हैं, डिफिकल्टी ऑन स्वालोइंग, तो ये इसोफेजियल कार्सिनोमा में देखने को मिलती है। रिट्रोस्टेंडल पेन ऑन स्वालोइंग इज ऑलवेज ऑफ अ कार्डिक ओरिजिन, नो इट इज नॉट अ कार्डिक ओरिजिन, दिस इज ड्यू टू अ ओके, यानी पेन आपको स्वालिंग पे मिल रहा है, चेस्ट का पेन, तो हमेशा इसोफेजियल ओरिजिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इन डिस्फेजिया इज फॉल्स, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, बेरियम स्वैलोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जर्ड, नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गर्ड कौन सी थी हमारी, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग थी। बीटा देख लेते हैं, अपर जी एंडोस्कोपी कैंसर में करते हैं, यस, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कैंसर के लिए करते हैं, यस, इसोफेजियल मैनोमेट्री एक लेजर के लिए करते हैं, और गर्ड के लिए 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर अगर ओके ठीक हो गया, in the presence of adenocarcinoma, how many times risk is increased in the development of, पता नहीं, एडिनोकार्सिनोमा में एडिनोकार्सिनोमा की चांसेस, बैरेट इसोफेगस आना चाहिए था, बैरेट इसोफेगस में 25 टाइम्स कैंसर ज़्यादा होता है। बर्ड बी का पेरेंट्स बेरियम स्वालो में तो ये आपको एक लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती होती है। हाउ मेनी टाइम डूडिनल अल्सर आर मोर कॉमन देन द गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये होते हैं 2 से लेकर 3 गुना। फैक्चुअल क्वेश्चन आ रही है। ओके, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्प्लीन, लीवर एंड पेनक्रियास। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेबल पेशेंट में अगर किसी को सीबीडी की इंजरी है, लेकिन सीबीडी की इंजरी डिस्टल है टू द इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट, ओके, तो अगर सीबीडी की इंजरी सिस्टिक डक्ट से डिस्टल होती है तो आपने क्या करनी है, रोएक्सन-वाई कोलिडोको डूडिनोस्टोमी करनी होती है। क्लियर, कोलिडोको डूडिनोस्टोमी यानी आपने शंट क्रिएट कर दिया डूडिनम और इसका कोलिडोको यानी सीबीडी का शंट क्रिएट कर दिया। ओके, टू एक्सक्लूड द ऑनसेट ऑफ हेपाटोमा इन सिरोटिक पेशेंट है। ओके, ठीक है, हेपाटोमा को हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो जो क्या आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे, अल्फा फिटोप्रोटीन से आप स्क्रीनिंग करोगे या देखोगे आप, ठीक है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी यानी किसी की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, ठीक है, और जॉन्डस हो गया, फीवर है, क्ले कलर्ड स्टूल और डार्क यूरिन, डेट मींस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है। इन शॉर्ट के कोई स्टोन अब सीबीडी में रह गया तो इसका मतलब आपने इसके लिए ईआरसीपी करनी होती है। हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर डिजीज के लिए डायग्नोस करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगी, ओके, नीडल एस्पिरेशन कभी भी नहीं करनी क्योंकि एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाएगा। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज पॉजिटिव इन द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है मर्फी साइन होता है कि जब हम राइट हाइपोकॉन्ट्रियम को पाल्पेट करते हैं, राइट कोस्टल मार्जिन को पाल्पेट करते हैं, तो पेशेंट अपनी ब्रेथ को अरेस्ट कर लेगा इंस्पायरेशन के अंदर। तो इंस्पायरेटरी अरेस्ट अपॉन पाल्पेशन ऑफ राइट हाइपोकॉन्ट्रियम, तो उसको बोलते हैं मर्फी साइन। ओके, बाकी और साइन भी लिखिए। रॉफ्सिंग साइन क्या होता है, पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट, ओके, लेफ्ट इलिक फोसा, ओके, ठीक हो गया, लेफ्ट इलिक फोसा की पाल्पेशन की वजह से या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की पाल्पेशन की वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होना, उसको रॉफ्सिंग साइन बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस में था, ब्रूजन की साइन मेनिंजाइटिस में होता है, क्यूलिन साइन, फॉक्स साइन ये रिट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा में होती है, एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस में। ओके, एक जॉन्डस वाला पेशेंट है, उसमें गाल ब्लैडर पाल्पेबल है, डेट मींस ये कोर्वोजियल है, तो ये कैंसर ऑफ हेड पेनक्रियास की वजह से होता है, गाल स्टोन की वजह से नहीं होता। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके, वो सीरम लाइपेज होती है। माइलेज पहले निकलता है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक हो गया, और लाइपेज निकलता होता है 3 से लेकर 4 दिन बाद। ओके, एक 54 ईयर ओल्ड मैन है जो कि कंप्लेन कर रहा है कि उसकी आइज येलो है, डेट मींस जॉन्डस है, बिलिरुबिन बढ़ गया। सिटी स्कैन में कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास है, तो एडिनोकार्सिनोमा के बारे में क्या बात ठीक है, ओके, तो उसका बीटा ऑप्शन ठीक है, 1 से लेकर 2% 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 88 ईयर ओल्ड मैन है जिसको हिस्ट्री ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज है, सीवर की नॉनरी आर्टरी डिजीज भी है,
ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया लंग कैंसर की वजह से, अब उसमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया, हिज फैमिली वांट्स एवरीथिंग डन। ओके ठीक है। तो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन, अगर इसमें इतने सारा कोमॉर्बिडिटीज़ है तो इसमें क्या करेंगे आप, ट्यूब कोलिसिस्टोस्टमी करोगे। एक पेशेंट क्रिटिकली इल है तो ट्यूब कोलिसिस्टोस्टमी करोगे, कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो कि अल्कोहलिक पेशेंट है और पेन इन एपिगेस्ट्रियम, अल्कोहलिक पेशेंट और पेन इन एपिगेस्ट्रियम डाइट मीन्स ये क्या हो सकता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। ओके जैसे यहाँ पे क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है तो वो सर्जन ने कहा कि टोटल पेनक्रेटेक्टमी करो। ठीक है, तो टोटल पेनक्रेटेक्टमी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, दिस इज डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपने निकाल दिया होती है। ओके एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट ट्रंक भी हिट किया, कार्नी एब्डोमिनल टेंडरनेस हो गई है। ओके ठीक है, और अल्टर्ड सेंसोरियम है ड्यू टू क्लोज्ड हेड इंजरी या सीटी स्कैन इज नॉट ऑपरेशनल है, पेरिटोनियल लिवाज क्या है, ब्लडी है। ओके ठीक है, तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर लेफ्ट ट्रंक पे स्प्लीन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। इन अ स्टेबल पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ ओके सीबीडी ओके डिस्टल टू द इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट, तो इसमें आपने क्या करना होती है, रोक्स एंड वाई कोलिटिक और जुजिनोस्टमी, कोलिटिक और सॉरी डूडिनोस्टमी है, जुजिनोस्टमी नहीं है। क्लियर, ठीक हो गया, कोलिटिको जुजिनोस्टमी, पहले कोलिटिको ठीक है, कोलिटिको जुजिनोस्टमी या डूडिनोस्टमी दोनों कर सकते हैं, लेकिन कोलिटिको जुजिनोस्टमी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद है कि ओके बिलियरी सिस्टम के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो ओरल कोलिसिस्टोग्राफी नहीं कराते, बाकी अल्ट्रासाउंड ईआरसीपी पीटीसी सारी करते होते हैं। इन डायग्नोसिंग हाइड्रेटेड सिस्ट लिवर डिजीज, तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज में कभी भी पंक्चर नहीं करना, नीडल एस्पिरेशन नहीं करना। हेपेटोमा को रूल आउट करने के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन कराना होता है। सप्लीनिकुली एसएसटी सप्लीन को बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैन बी ड्यू टू आल। ओके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस वजह से नहीं हो सकता, ओके तो पोस्ट सप्लीनेक्टमी की वजह से नहीं हो सकता। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉन अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है जिसमें स्लर्ड स्पीच हो गई है, मसल हाइपरटोनिया हो गया, डिप्रेस रिफ्लेक्सेस हो गया। क्लियर, और मस्कु और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। ओके यानी टोन भी खत्म है, स्पीच भी खराब हो गया, रिफ्लेक्सेस भी खत्म हो गया, क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया, दैट मींस हाइपोकलीमिया सॉरी एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो गया और फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट क्या कर रही है, ओके इंडिकेट कर रही है कि हाइपोकलीमिया हो गया उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया होता है ना इसमें। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसकी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, फोरम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर है, थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे में पस निकल रही है, दूसरी डिस्चार्ज लिखा हुआ है, पस डिस्चार्ज वुंड से निकल रही है। ओके विद इन्फ्लेमेशन के साइंस, तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके। तो एक बात याद रख लेना, जो वुंड एब्सेस होता है ओके खासतौर पर जो जीआईटी के वुंड्स होते हैं मोस्ट कॉमनली ई कोलाई या दूसरा बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस, इनकी वजह से होते हैं। इसके बाद है कि कोचर एक्सीजन दो जगह पे देते हैं, एक थायरॉइडेक्टमी के लिए, दूसरा ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के लिए। तो इसमें कौन सी लेयर को नहीं काटे गए, तो या रट्टा मारना डी फेशिया को नहीं काटते, सेपरेट या डिवाइड करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद है कि इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्टोन इन द सीबीडी, तो सीबीडी का स्टोन में आपको क्या नहीं देखने को मिलता होता, या शार्कोट्राइड होता है, 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का डायमीटर देखने को मिलता होता है। ईआरसीपी इस्तेमाल होती है ट्रीटमेंट के लिए। टी ट्यूब कैन बी रिमूव ऑन थर्ड पोस्ट ऑपरेटेड डे, नो सांस लेकर 10 दिन पे निकालते होते हैं। क्लियर, इसके बाद सिस्टिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। आईटीपी में कौन से डिरेंज होती है, ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि ये प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। लीवर ट्रॉमा की सारी कॉम्प्लिकेशन है एक्सेप्ट, तो लीवर ट्रॉमा में आपको एआरडीएस नहीं देखने को मिलेगा। ओके बाकी सारे लीवर एब्सेस, हेपेटोमा, हीमाटोमा ये देखने को मिल सकता है। क्लियर, इसके बाद है कि ओके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या हुआ है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टैब वुंड हुआ है। ओके दैट मीन स्प्लीन की इंजरी है, तो आपने रिससिटेशन करनी है और इमीडिएट एक्सप्लोरेशन करनी है। कोलिसिस्टाइटिस सॉरी कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एक्यूट एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, एक कैलकुलस दैट मींस गालस्टोनिया, तो इसके लिए क्या कराओगे, कोलिसिस्टाइटिस के लिए कंफर्मेशन होती है हिडा स्कैन से करते हैं जिसमें डिलेड विजुअलाइजेशन ऑफ गाल ब्लैडर होगा। ओके अ 40 ईयर ओल्ड लेडी है जिसने लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी कराई है और पोस्ट ऑपरेटिवली उसका बाइल लीक कर गया ड्रेन से, और अल्ट्रासाउंड में सीबीडी 8 मिलीमीटर से डिस्टल है और स्टोन आपको मिल गया डिस्टल एंड ऑफ सीबीडी के अंदर। तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी, ओके ठीक हो गया, तो आप ईआरसीपी विद स्फिंक्टेरोटमी या पैपिलोटमी वगैरह करते हैं। ओके गाल ब्लैडर और डक्ट की कौन सी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या बात ठीक नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन इज हाई इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट, ये नहीं होती, लो इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट आपको नहीं पढ़नी है। ओके स्प्लीनेक्टमी के बाद क्या आपको देखने को मिलता है, स्प्लीनेक्टमी के बाद प्लेटलेट की नंबर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्प्लीन क्या करती है, प्लेटलेट को आरबीसी को उड़ा देती है दोनों को। ओके इसके बाद नेक्स्ट आगे चलती है, टू एक्सक्लूड ऑनसेट ऑफ हिपाटोमा इन सिरोटिक पेशेंट, तो आपने क्या कराना, अल्फा फीटोप्रोटीन कराना होता है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी वाले पेशेंट में जॉन्डस है, फीवर और डार्क यूरिन हो गया, दैट मीन्स के कोई पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम हो गया, जॉन्डस, फीवर, डार्क यूरिन, कोई रेजिडुअल स्टोन है सीबीडी में, तो आपने ईआरसीपी करानी होती है। Which of the following is not the clinical feature of pyogenic liver abscess, तो pyogenic liver abscess में कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं होता। ओके द बेस्ट आंसर इज ओके pyogenic liver abscess में शार्कोट्राइड अप्लाई करते होते हैं, वही फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन है या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और लास्ट में क्या होगा, जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है। तो क्या नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ टेंडरनेस ऑन डी पाल्पेशन, ये नहीं होती, टेंडरनेस आपको देखने को मिलती होती है। सीवियर एब्डोमिनल पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करा है, दैट मींस पेनक्रियास का पेन हो सकता है या फिर कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, तो कौन सा नहीं कराओगे, अल्फा फीटोप्रोटीन
नहीं कराओगे। क्लियर। इसके बाद है कि पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस। अब पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस दैट मीन कैंसर है, पाल्पेबल स्वेलिंग है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो ये गॉल ब्लैडर का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्वेलिंग है, पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस है। आई थिंक दिस शुड बी द, लेकिन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाल्पेबल स्वेलिंग, तो गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ गया है। कैंसर में गॉल ब्लैडर का साइज इतना ज़्यादा नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी अ कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। कैंसर में तो पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस किस वजह से नहीं होता? निमोनिक था, गेट स्मैश था, तो स्मोकिंग की वजह से नहीं होता। ओके, इसके बाद है कि किस केस में आपने सीबीडी की एक्सप्लोरेशन करनी होती है? वाइल ड्यूरिंग कॉलिसिस्टेक्टमी करनी होती है। तो नंबर 1 अगर आपको क्या मिले, ओके बेस्ट आंसर इज ओके डायलेटेड सीबीडी 8 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज नॉट अ कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन निमोनिया की वजह से नहीं होता, वैसे निमोनिया की वजह से हो सकता है। ओके, एंजाइना की वजह से भी हो सकता है, सिलिक की वजह से भी हो सकता है, डी के भी हो सकता है। लेफ्ट बेजल निमोनिया का मैंने सुना था, चलो सही है। एंड पेन फ्रॉम स्प्लीनिक रप्चर रेडिएट करता है लेफ्ट शोल्डर टिप के ऊपर। ओके, एक पेशेंट है जिसको हिस्ट्री है रिकरेंट अटैक ऑफ फीवर विद राइगर्स, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन और जॉन्डिस है। ठीक है। ओके, अब रिकरेंट अटैक्स है डेट मीन्स कि क्या है, वहाँ पर स्टोन्स हो सकते हैं। ओके, और आपको शार्कोट्रायड देखने को मिल रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटोरेनस सीटी स्कैन पे क्या मिला? इंट्राहेपेटिक डक्टल डायलेटेशन विद स्टोन मिल रहा है। ओके, ठीक है, इंट्राहेपेटिक डक्टल डायलेटेशन, उसमें स्टोन भी बढ़ गया, तो डायलेटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक डक्ट, इसको कैरोली डिजीज कहते होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो क्या फॉल्स स्टेटमेंट होती है? ओके, कॉन्ट्रास्ट इन सीटी स्कैन मस्ट बी कैरिड इन एवरी केस ऑफ लीवर ट्रॉमा। अगर किसी का कोई अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, उसमें सीटी स्कैन नहीं करते, उसमें फास्ट करते हैं, तो आपने हर केस में सीटी स्कैन नहीं लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सीटी स्कैन इज मोर सेंसिटिव देन द अल्ट्रासाउंड फॉर गॉल स्टोन्स, ये बात ठीक होती है। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज बिलियरी सिंटोग्राफी। बिलियरी सिंटोग्राफी कोलिसिस्टाइटिस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है। गलत, बिलियरी सिंटोग्राफी तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ओके, हम कह सकते हैं कि एक मिनट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। कोलिसिस्टाइटिस के लिए बिलियरी सिंटोग्राफी भी करते हैं, हिटा स्कैन तो नहीं कह रहे इसको। चलो ठीक है फिर। ओके, वैसे बाकी ऑप्शन कोई बनता भी नहीं है क्योंकि एमआरसीपी डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक नहीं होती। इसके बाद 42 पे आते हैं कि 78 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको गॉल स्टोन है, और यानी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है मुझे लग रहा है। ओके, गॉल स्टोन है और सेंट्रल कॉलिकी एब्डोमिनल पेन है। सेंट्रल कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन 3 जगह पे होता है। नंबर 1 गॉल ब्लैडर के या सीबीडी के डिजीज में यूरेटर में, और तीसरा आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता होता है। तो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग है और कॉन्स्टिपेशन हो गया। ओके, पेन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया विद इंक्रीज बोवल साउंड, डेट मीन क्योंकि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक गॉल स्टोन आलियस आ जाएगा ड्यू टू कोलिसिस्टोडुडिनल फिस्टुला। इसके बाद है कि मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ है और इंसिडेंटल गॉल स्टोन मिल गया, तो आपने क्या मैनेजमेंट करनी है? ओके, ठीक है, तो आपने अगर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ है तो आपने इनिशियली अपने कोमॉर्बिडिटीज़ को ठीक करना है। एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन का आपने कभी भी ठीक नहीं करना होता। क्लियर, ठीक है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नाउन टू अकर इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो इसमें आपको 3 साइन देखने को मिलते हैं। ओके, क्यूलन साइन, ग्लिटरनेस साइन और फॉक्स साइन देखने को मिलता होता है। क्लियर, ट्रोसियो साइन था, ट्रोसियो साइन आपको कार्पोपेडल स्पाज्म में देखने को मिलता होता है हाइपोकैल्सीमिया टेटिनी के अंदर। ओके, क्रोबोजियर साइन ये आपको कैंसर ऑफ हेड पेनक्रियास में देखने को मिलता है। बॉस साइन ये आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है। ट्रोजियर साइन ये क्या होता है? इलार्ज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होते हैं, ये आपको देखने को मिलते होते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं रिगार्डिंग कोलिलिथियासिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ठीक है, तो क्या बात ठीक है कोलिलिथियासिस के बारे में? ओके, द बेस्ट ऑप्शन इज ओके कोलेस्ट्रॉल स्टोन आर द मोस्ट कॉमन। वैसे ज़्यादातर क्या होते हैं, ये मिक्स स्टोन ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर इन रिस्पेक्ट टू द स्टोन इन सीबीडी। तो सीबीडी के स्टोन के बारे में क्या बात ठीक है? तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करवाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में प्लूराइटिस होता है, स्टीटोरिया देखने को मिलता है, डार्क यूरिन होता है, पेल स्टूल देखने को मिलता है। ओके, केयरहार्ट साइन इन स्प्लेनिक ट्रॉमा। ओके, केयरहार्ट साइन स्प्लेनिक ट्रॉमा, इसका क्या मतलब होता है? पेन एंड हाइपर एस्थीसिया ऑफ लेफ्ट शोल्डर, इसको बोलते हैं केयरहार्ट साइन। तो ये स्प्लेनिक ट्रॉमा में देखने को मिलता होता है। क्लियर, एक सिम्प्टोमेटिक 56 ईयर ओल्ड है जिसने कभी अल्कोहल इस्तेमाल नहीं की और इसकी स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ गई है। स्किन की पिगमेंटेशन ओके, वैसे उसमें भी देखने को मिलती है हीमोक्रोमेटोसिस में स्किन की पिगमेंटेशन है। ठीक है, स्पाइडर एंजियोमास। ओके, स्किन की पिगमेंटेशन वैसे उसमें भी बढ़ जाती है हाइपर एस्ट्रोजेनिमिया में। स्पाइडर एंजियोमास डेट मीन्स के एस्ट्रोजन ज़्यादा है, S3 गैलोप है, कार्डियोमेगैली है, लीवर का साइज बढ़ गया है, एसाइटिस नहीं है। तो उसको कौन सी चीज़ यानी सिरोसिस वाला पेशेंट में कौन सी चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो हेपेटोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री इज इनकरेक्ट होती है? तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में क्या इनकरेक्ट होगी? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज सीरम कैल्शियम इज इंक्रीज्ड, उल्टा काम हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है फॉर अ फ्यू आवर्स। ओके, ठीक हो गया, एपिगैस्ट्रिक और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल में पेन है। ओके, ठीक है, तो
राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि गॉल ब्लैडर पड़ा होता है, सीबीसी नॉर्मल है, सीरम एएलपी सादा है। एएलपी डाइट मीन्स के बाइल डक्ट का कोई मसला है, नॉर्मल ट्रांसमाइनिस है, डाइट मीन्स हेपेटोसाइट्स नॉर्मल है। ओके, और कोलिसिस्टेक्टमी हुई थी 3 मंथ्स एगो, तो आपने क्या कराना है, कोई सीबीडी में रेजिडुअल स्टोन हो गया होगा जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। ओके क्लियर, पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम हो गया। द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द गॉलस्टोन आइलियस एक्सेप्ट, तो गॉलस्टोन आइलियस के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती, तो गॉलस्टोन आइलियस को कैन नॉट बी डायग्नोस ऑन प्लेन एक्सरे। यस, प्लेन एक्सरे पे आप डायग्नोस कर सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। ओके, इसके बाद है कि गॉलस्टोन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। कार्सिनोमा इज नॉट अ फीचर ऑफ गॉलस्टोन, कैंसर हो सकता है। ओके, गाल बाइल डक्ट का जो कैंसर होता है कोलिंजियोकार्सिनोमा, वो किस वजह से हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से यस हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ स्प्लीन एक्सेप्ट, तो अल्फा ऑप्शन स्प्लीन कैन बी राइट, नहीं स्प्लीन राइट एलिफोसा में आ सकती है। ओके सही है। कैन बी पाल्पेबल मैनुअली, नो बाय मैनुअली कभी भी नहीं होती, बाय मैनुअली तो आपका किडनी नहीं होता है बस। ओके सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के बारे में क्या बात गलत है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अफ्रीका में और फार ईस्ट में होता है, गलत है, एशिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ओके, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में क्या बात गलत है, तो इसमें नॉर्मल स्टूल नहीं आते, इसमें स्टीटोरिया आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर नीडेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कौन सी नहीं कराओगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बेरियम स्वालो नहीं कराओगे, बेरियम स्वालो तो इसोफेगस के डिजीज के लिए थी। ओके, इसके बाद गॉलस्टोन आइलियस के बारे में क्या बात गलत है। ओके, तो गॉलस्टोन आइलियस में कैन नॉट बी डायग्नोस ऑन प्लेन एक्सरे, डायग्नोस कर सकते हैं प्लेन एक्सरे पे, बाकी सब बातें ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉजेशन ऑफ लीवर एब्सेस। ओके, कौन सा लीवर एब्सेस नहीं करवाता होता, सारे करवाते थे, कौन सा नहीं कराता होता। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज नॉट काज बाय सबफ्रेनिक एब्सेस, सबफ्रेनिक एब्सेस तो करवा सकती होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट एपिगैस्ट्रियम में पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, अल्कोहलिक डाइट में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और मैस हो गया एपिगैस्ट्रियम में, डेट मींस सूडो पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है या सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट है। ओके, इसके बाद है कि इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी आर ऑल एक्सेप्ट, तो इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी मलेरिया वाले में आपने नहीं करनी होती, ट्रॉमा में, आईटीपी में, थैलासीमिया में, ट्यूमर में करते हैं। ओके, इसके बाद है कि पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। ओके सही है, पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, डेट मींस गॉल ब्लैडर का डिजीज है। जॉन्डिस है, डेट मींस बाइल डक्ट का डिजीज है। राइगर्स और फीवर है, तो ये क्या होगा डायग्नोस। ओके, एक्यूट कोलेंजाइटिस है, शार्कोट्राइड दे दिया है। ओके, 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको गाल स्टोन है, तो सीबीटी का स्टोन देखने के लिए क्या कराते होते हैं, ईआरसीपी कराते होते हैं। और 30 ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल है, ओसीपी इस्तेमाल कर रही है, पेन इन एपिगैस्ट्रियम है। ओके, पेन इन एपिगैस्ट्रियम है, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा, ओके पेनक्रियाटाइटिस होगा। ओसीपी की वजह से भी क्या पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि टोटल पेनक्रियाटेक्टमी हुई है तो डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह कॉमन होता है। लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी फॉर सिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन किस में करेंगे, मॉर्बिड ओबेसिटी वाले में करेंगे अगर सिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि ओबेसिटी में रिकरेंट आपको देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एटियोलॉजी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है। ओके, सबसे पहला जो आपने कराना होता है जॉन्डिस में अल्ट्रासोनोग्राफी और एलएफटीज आपने करानी होती है। क्लियर। इसके बाद है कि रिगार्डिंग कोलेंजाइटिस इज करेक्ट। ओके, तो कोलेंजाइटिस के बारे में क्या बात ठीक है। ओके ओके, तो कोलेंजाइटिस में आपने शार्कोट्राइड करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर एक्सप्लोरेशन ऑफ सीबीडी ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। ओके, तो किस में आप सीबीडी के एक्सप्लोरेशन ही करोगे। ओके, अगर टाइनी सॉलिटरी नॉन फैसेटेटेड स्टोन है, ओके, तो ये फेवर नहीं करेगा सीबीडी की एक्सप्लोरेशन को। ओके, क्योंकि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो सीबीडी को क्यों देखोगे। ऑल आर साइंस ऑफ पैरोटिनाइटिस, पैरोटिनाइटिस में बॉल साउंड इंक्रीज नहीं होती। चेंज इन ब्लड पिक्चर ऑफ अ पोस्ट सप्लीनेक्टमी पेशेंट, पोस्ट सप्लीनेक्टमी पेशेंट में जो ब्लड पिक्चर का चेंज हो जाना तो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि सप्लीन प्लेटलेट्स को उड़ा देती है। जॉन्डिस वाले पेशेंट में अगर गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है तो ऑब्स्ट्रक्शन पेनक्रियाटिक हेड ऑफ कैंसर के अंदर है। ओके, इसके बाद है कि लीवर में जो होता है, ओके, लीवर में ओके 80% पोर्टल वेन और 20% हेपेटिक वेन से ब्लड आता होता है। सॉलिड ऑर्गन, लार्जेस्ट सॉलिड एब्डोमिनल ऑर्गन तो आपका लीवर होता है। ओके, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, जॉन्डिस है, राइगर्स है, फीवर है तो एक्यूट कोलेंजाइटिस आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हर्नियास, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हर्निया का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो आंसर इज यूरिनरी स्टोन्स। सीओपीडी होता है, ओबेसिटी होता है, प्रेगनेंसी होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, लेकिन यूरिनरी स्टोन्स की वजह से हर्निया नहीं होता। 79 ईयर ओल्ड एल्डरली पेशेंट है तो इसमें इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हर्निया काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। सही है, लेकिन यहाँ पे इसने इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, स्वेलिंग इन राइट ग्रोइन है जो कि इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया है। ओके, तो उसके बारे में क्या बात ठीक है। ओके, हर्नियल सैक के बारे में, तो जो इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है ये डीप इंग्वानल रिंग सेंटर होता है और सुपरफिशियल से लीव कर जाता है। फिर 50 ईयर ओल्ड मैन है, इलेक्टिव हर्नियोग्राफी के लिए एडमिट हुआ है। ओके ठीक है, तो कब आपने सर्जरी को डिले करना होता है, किस केस में करोगे। अगर उसको एमआई 2 महीनों पहले है, हमेशा जब भी एमआई है तो आपने उसके 6 महीनों के बाद सर्जरी करनी होती है। क्लियर। इसके बाद है कि 50 ईयर ओल्ड मैन है जिसको बल्ज हुआ है ग्रॉइन के अंदर, डेट में इंक्वानल हर्निया है, रिड्यूसिबल होता है। ओके,
और इट डज नॉट डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम, दैट मींस डायरेक्ट इंग्वानल हड्डियाँ हैं। तो उसके बारे में क्या बात ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन इंग्वानल हड्डियाँ, नो इनडायरेक्ट ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, दे प्रोट्रूड मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, यस ये ठीक होती है। इनडायरेक्ट वाले लैटरल होते हैं। पेल 50 ईयर ओल्ड है, पेनलेस इरिड्यूसिबल 2 सेंटीमीटर अम्ब्राइकल हर्निया होता है। ओके सही है। ओके, पेनलेस है और वापस नहीं जा रहा, इरिड्यूसिबल है। ओके, तो इरिड्यूसिबल वाला कौन सा था, ओमेंटोसील होती है। और कहती है ओमेंटोसील में जो लास्ट पार्ट होता है वो डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। ओके ठीक है, और इंटारासील में फर्स्ट पार्ट बड़ा मुश्किल होता है। इन मैश रिपेयर फॉर इंग्वानल हर्निया तो कौन सा स्विच इस्तेमाल करते हैं, प्रोलीन का आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ओपीडी में आई है फीमेल विद स्वेलिंग इन राइट ग्रोइन है। ओके, तो एग्जामिनेशन में कफ पल्स पॉजिटिव है और रेडियोसिबल है। ओके, रिंग ऑक्लियन टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मींस इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसमें इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया डायग्नोस हुआ है। तो आपने ओके, तो इसके बारे में क्या बात ठीक है, तो ये डीप इंग्वानल रिंग से पास कर जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती है, नॉन स्मोकर है, एमआई 2 साल पहले हुआ था। क्लियर, ठीक हो गया। और इसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है। अब इसको इरिड्यूसिबल हर्निएशन हो गया है। ओके, ओवर द इंसिजन रीजन ऑफ सर्जरी, जो कि इसको बच्चों में हुआ था। तो इंसिजनल हर्निया के लिए अपनी इलेक्टिव हर्निया और एफिक हर्निया आपने रिपेयर करना होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 3 महीनों पहले ऑपरेट हुआ था फॉर द कार्सिनोमा ऑफ सिग्मॉइड कोलोन है। ओके, फिर उस जगह पर फिर अब वो कंप्लेन करनी है कि उसका स्टोमा से काम नहीं कर रहा। तो मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंड कोलोस्टमी, जो एंड कोलोस्टमी की जो सीरियस होती है वो पैरास्टोमल हर्निया देखने को मिलता होता है। हर्निया मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, तो आपका होता है डायरेक्ट वाला, लैटरल होता है तो इनडायरेक्ट होता है। कौन सा हर्निया स्पर्मेटिक कोड के पाथवे को फॉलो करता है विद इन द क्रीमास्ट्रिक मसल, तो वह इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है। जबकि जो पैरेलल होता है वह डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग इज अ ट्रायंगुलर ओपनिंग इन द एपोनेउरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड मीडियल टू द ओके प्यूबिक ट्यूबरकल। ओके, प्यूबिक ट्यूबरकल से मीडियल पड़ी होती है, मिड इंग्वानल पॉइंट पे पड़ी होती है। क्लियर, इसके बाद है कि डीडीएस ऑफ इंग्वानल हर्निया में क्या इंक्लूड नहीं होता, अम्ब्लाइकल हर्निया नहीं होता। अम्ब्लाइकल हर्निया तो ऊपर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जिसमें आपको गैंग्रीन देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो इरिड्यूसिबल होती है, एक्सपेंसाइल कफ इंपल्स नहीं होती, टेंस होती है, टेंडर होते हैं, सारे पॉइंट्स ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स है। तो अगर आपने कोलोनोस्कोपी किया और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिली है और नॉन केजियोटिक ग्रैनुलोमा मिला है तो ये क्रॉन्स डिजीज में होता है। ओके, क्रॉन्स डिजीज सबसे ज़्यादा टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करता है और ये रेक्टम को स्पेयर कर देता है। ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो आपको 4 सेंटीमीटर मैस मिला है इन द मिड पोर्शन ऑफ अपेंडिक्स है और वो कार्सिनॉइड ट्यूमर है। और कार्सिनॉइड ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो आपने राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है, इससे नीचे का होता है तो आपने अपेंडिसाइटिस अपेंडेक्टमी करनी होती है। क्लियर, ऑप्शनल शेयरिंग रेजिमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है किसके लिए, अपेंडिकुलर लंप के लिए होता है। ओके, अपेंडिकुलर मैस या अपेंडिकुलर लंप या फिर हम कह सकते हैं पेरी अपेंडिकुलर फ्लैगमोन। ओके, मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टमी, तो सीरियस होती है और कॉमन भी होती है। ओके, तो वो कौन सी होती है, पैरास्टोमल हर्निया होता है। क्लियर, इसके बाद एक न्यू नेट है जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की ऑब्स्ट्रक्शन है और नॉन बिलस वॉमिटिंग आ गया है। नॉन बिलस वॉमिटिंग दैट मींस या इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस है। ओके, मैकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती। ओके, इट इज टिपिकली 5 इंचेस लॉन्ग, इट नॉट 5 इंचेस लॉन्ग। ओके, और ये 2 इंच का होता है और 2 फीट अवे होता है फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन। ओके, ठीक हो गया, इसमें रूल ऑफ 2 अप्लाई करना होता है। क्लियर, तो चार्ली ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके बाद है कि आप पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसको एब्डोमिनल पेन हो गया है। ओके, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सीवियर एब्डोमिनल पेन है, दैट मींस टॉक्सिक मेगा कोलोन है। और अगर कोलोन का साइज इसमें 6 सेंटीमीटर से बढ़ जाता होता है, 6 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर, देख लेना। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, लाइक 6 सेंटीमीटर होता है वैसे। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। डबल बबल अपीयरेंस आपको डूडिनल एट्रीजिया में देखने को मिलती है, ट्रिपल बबल अपीयरेंस जूजिनल एट्रीजिया में देखने को मिलती होती है। ओके क्लियर, और जो एब्सेंट गैस्ट्रिक बबल होता है ये आपको देखने को मिलता होता है एक्लिजिया कार्डिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओल्ड पेशेंट है जिसको परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ, उसका ऑपरेट हुआ था 5 दिन पहले। अब उसको फीवर हो गया है, टेकिकार्डिया हो गया, टेंस टेंडर एब्डोमेन है, टेंस टेंडर एब्डोमेन दैट मींस के पैरोटिनाइटिस हो गया। और ये पैरोटिनाइटिस क्यों हुआ, सर्जरी के 5 दिन बाद एनास्टोमोटिक लीकेज की वजह से। ओके, अबाउट इनटू ससेप्शन, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनटू ससेप्शन के बारे में, तो जिसमें कोलोकोलिक होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, गलत, इलियाकोलिक ज़्यादा होती है। ओके, कोलोना जो कौन से कोलोन की पॉलिप नॉन प्री मेलिग्नेंट होते हैं, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, जुवेनाइल पॉलिप। ओके, ये प्री मेलिग्नेंट नहीं होते, बाकी सारी पॉलिप्स हो जाती है, हेमाटोमेटस पॉलिप, विलस है, ट्यूबुलर है, फैप आ जाएगा, फैमिलियल लेटिनोमेटस पॉलिपोसिस कोलाई। इसके बाद है कि
अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से इंटेस्टाइनल फिस्टुला नहीं बनता, वो क्रॉन्स डिजीज में बनता होता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सीकम के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा? ओके, राइट साइड पे तो आपने राइट साइड की हेमिकोलेक्टमी आपने करनी होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एडायनेमिक? एडायनेमिक मतलब फंक्शनल वाली, तो ये पैरालिटिक एलियस या ओकेलिस सिंड्रोम की वजह से होती है। ओके, सही हो गया। तो आगे चलते हैं हम। रिगार्डिंग द सिग्माइड वाल्वुलस, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत होती है? सिग्माइड वाल्वुलस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आपको देखने को मिलता है। बाकी ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइट ऑफ वाल्वुलस होता है अडल्ट में। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कॉन्स्टिपेशन होती है, लॉन्ग डायनामिजोक्लोन होता है, फ्लेटस ट्यूब पास करते हैं, फ्लेटस ट्यूब डीकम्प्रेशन है, लेकिन रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है, इमरजेंसी सर्जरी आपने करनी होती है, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 20 ईयर ओल्ड मेल है जिसको 3 डे हिस्ट्री है, पेन राइट इलिक फोसा। ओके, राइट इलिक फोसा विथ हाई ग्रेड फीवर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रेड फीवर। ओके, और टेंडर मैस है और अपेंडिकुलर एब्सेस बन गया है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? अपेंडिकुलर एब्सेस के लिए आपने क्या करनी है? ड्रेनेज करनी होती है। ओके, सीटी स्कैन गाइडेड ड्रेनेज करनी होती है, रिट्रोपेरिटोनियल ड्रेनेज करनी है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको राइट हेमिकोलेक्टमी हुई थी और इलियो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस हुई थी फॉर द कार्सिनोमा ऑफ सिकम है। ओके, तो कौन सी आर्टरी को आपने लाइगेट करना था राइट हेमिकोलेक्टमी में? तो राइट कोलिक और इलियोपोलिक आर्टरी, क्योंकि इसी जगह को सप्लाई करती है। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में अगर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होता है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, साइलेंट एब्डोमेन है, डिफ्यूज टेंडरनेस है, रीबाउंड टेंडरनेस भी है। ओके, ट्रेस ऑफ ब्लड और रेक्टल एग्जामिनेशन है, एसिडोसिस भी है, इन्फ्लेमेशन भी पड़ी है, डिस्टेंडेड स्मॉल बॉबल है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट मेसेंटेरिक स्कीम में आ जाएगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसके पेंडेक्टमी 5 दिन पहले हुई थी, पेन और स्वेलिंग हो गया वूंड की साइड को, फीवर हो गया है। ओके, और वूंड रेड है, टेंडर और स्वालन है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ओके, यानी वूंड का एब्सेस हो गया है, पेंडिकुलर एब्सेस वाला, यानी वूंड एब्सेस हो गया, तो उसके लिए आप वूंड को ओपन करोगे। हर्निया मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, तो वो कौन सा था? डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। जो लैटरल होता है वो इंडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है। ओके, क्लोन का ट्यूमर 3 साल पहले निकाला था, लेकिन अब उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया, लेथार्जी हो गया, एग्जामिनेशन में फेल है, तो दोबारा जो ट्यूमर मार्कर कराएगी इसको चेक करने के लिए कि वापस तो नहीं आ गया, तो वो कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। ओके, रिकरेंस को देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि 58 ईयर ओल्ड पेशेंट है, अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है, बोवल हैबिट्स अल्टर्ड मतलब कोलोन का कैंसर है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है। ओके, अब तो कंफर्म है कोलोन का कैंसर है, सिग्माइडोस्कोपी में अल्सर मिल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा? ओके, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाएगा। एक एल्डरली फीमेल है जिसमें एनीमिया है, एल्डरली पेशेंट में एनीमिया हो तो क्या होगा? कोलोन का कैंसर होगा, कोलोरेक्टल कैंसर होगा। ओके, एग्जामिनेशन में बेरियम एनीमा कराया जिसमें मैस मिला सेंडिंग कोलोन के अंदर, तो डायग्नोस क्या होगा? सिकल कार्सिनोमा होगा। 60 ईयर ओल्ड मेल है जो कि 2 दिन से एडमिट हुआ था फॉर द हिस्ट्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग और एब्डोमिनल स्वेलिंग हुई है। ओके, गार्डिंग और न्यूमरस ऑडिबल, यानी दैट मीन्स कि क्या हुई है? दिस इज द ओके, कोई मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक हो गया। और अगर आप देखो लोअर एब्डोमेन पे पेन है, स्वेलिंग है और बोवल साउंड्स। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन में आपको सिग्मॉइड वाल्वुलस को देखने को मिलता है लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड है, पैलर और ब्रेथलेसनेस है। ओके, जब ये पैरेलल ब्रेथलेसनेस आ जाए 60 ईयर ओल्ड में, तो कैंसर को सबसे पहले रखना होता है। ब्लैक कलर स्टूल भी मिल रही है कभी कभार। ओके, सही है। ब्लैक कलर स्टूल का मतलब है कि स्टूल मिक्स हो गया ओके ब्लड के साथ, और डोमिनल पेन भी है और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो वंस अगेन आपने कार्सिनोमा ऑफ राइट कोलन आपने सबसे पहले सस्पेक्ट करना होता है। अब 45 ईयर ओल्ड मैन है विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया। ओके, ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री है और विद इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और फीवर है, ठीक है। ओके, ठीक है, यानी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया, दैट मींस अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन काफ़ी बढ़ा है। ओके, अब एब्डोमिनल पेन बढ़ रहा है, फीवर हो रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, दैट मीन्स के कहने का मतलब है टॉक्सिक मेगाकोलोन में जा रहा है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन है, एब्डोमेन टेंडर हुआ पड़ा है विद गार्डिंग रिजिडिटी, तो ये टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है। ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ फीमेल पेशेंट है, नॉर्मल अपेंडिक्स हुआ है। ओके, ठीक है, तो अगर नॉर्मल अपेंडिक्स मिले तो सर्जन को क्या करना चाहिए? ओके, तो सर्जन को अपेंडिक्स को क्या रिमूव कर देना चाहिए? वाओ, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो ये कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। पेंडेक्टमी के 2 घंटों के बाद क्या है? रैपिड हार्ट रेट और फीवर है। ओके, ठीक हो गया। पेंडेक्टमी के बाद ओके रैपिड हार्ट रेट और फीवर, दैट मीन टैकीकार्डिया और फीवर है, इन्फ्लेमेशन हो गई, एब्सेस ये सेप्सिस हो गया और एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है और पेन इन शोल्डर एरिया है। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा डायग्नोसिस का? सब फ्रेनिक एब्सेस होगा, तो आपने आईवी फ्लूइड्स आईवी लाइन देनी होती है। इसके बाद 20 आईवी लाइन नहीं, आईवी लाइन से आईवी फ्लूइड देना होता है। ओके, इसके बाद है कि एक 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि 11 वीक्स प्रेग्नेंट है। ओके, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन फॉर 36 आवर्स है और पेन कॉलिकी है। कॉलिकी मैंने बताया था 3 जगह पे होता है, तो आपका इंटेस्टाइन में देखने को मिलता होता है, इसके अलावा आपका यूरेटर में होता है और तीसरा गाल ब्लेडर या सीबीडी में देखने को मिलता होता है। अब उसको लूज मोशन भी हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया और रीबाउंड टेंडरनेस हो गया। ओके, अब प्रेगनेंसी में है और रीबाउंड टेंडरनेस राइट इलियक फोसा के अंदर है। ओके, पहले सेंट्रल एब्डोमिनल पेन था। ओके, तो दैट मीन्स अपेंडिसाइटिस हो गया, उसको क्लियर, ठीक हो गया, तो डायग्नोस अपेंडिसाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, 1 सेंटीमीटर कार्सिनॉइड ट्यूमर है। ओके, इन द टिप ऑफ ओके अपेंडिक्स है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ओके,
वैसे हमने ये बुक में पढ़ा था कि 2 सेंटीमीटर से कम हो तो आप अपेंडेक्टमी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन बनता भी नहीं है, तो राइट हेमिकोलेक्टमी ठीक हो गया। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट खराब है? डुओडेनल डायवर्टिकुलर रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग डुओडेनल अल्सर, डायवर्टिकुलर डुओडेनल अल्सर की वजह से नहीं होते। लार्ज बोवल की कैंसर में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज, ओके बेस्ट ऑप्शन इज लाइक हम देख लेते हैं। ओके, चार्ली कह रही है इसको, इफ एट ऑपरेशन हेपेटिक मेटास्टेसिस आर ऑब्टेन्ड द बायोप्सी, यस बायोप्सी आपने ऑब्टेन नहीं करनी होती ड्यूरिंग ऑपरेटिव। ओके, ठीक हो गया। हाँ, क्लोन का कैंसर लार्ज बाउल में जाता है, लेकिन आप ड्यूरिंग ऑपरेशन आप लीवर की डिजीज में आपने बायोप्सी नहीं लेनी होती। ओके, क्लियर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्यूमर की सीडिंग हो जाएगी, ट्यूमर फैल जाएगा, बाकी सब बातें ठीक है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फास्ट रिगार्डिंग द एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, तो एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला में आपने, ओके ठीक हो गया। ओके, दे ऑलवेज नीड एन ऑपरेशन टू क्योर द प्रॉब्लम। ओके, तो ये गलत बात है, हमेशा ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पास रिगार्डिंग द एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, तो वंस अगेन ऑपरेशन हर दफा नहीं करना होता, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, 2 से लेकर 3 महीनों में खत्म हो जाती है। कॉमनेस्ट कॉज पोस्ट ऑपरेटिव होता है, हाई आउटपुट 500 से ऊपर वाले को लेबल करते हैं। ओके, बेरियम स्टडी सिटी स्कैन भी कराते होते हैं, और हाइपोप्रोटीनीमिया सेप्सिस भी हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलर डिजीज, तो कॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलर डिजीज में क्या नहीं होता? फिस्टुला नहीं देखने को मिलता। क्लियर, ठीक है। इसके बाद है कि इन चिल्ड्रन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये डिफरेंशियल्स में नहीं आते, बाकी इंटरसेप्शन मैकल डायवर्टिकुलम मेजेंटेरिक एडिनाइटिस ये सब आ जाते होते हैं। क्लियर, अडल्ट मेल में कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आता? रीजनल इलियाटस ये नहीं आता होता। यूरेटरी कैल्कुलाई पेप्टिक अल्सर डिजीज एक्यूट पेंक्रेटाइटिस आ जाता है। अडल्ट फीमेल में कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आता? ओके, पायलोनेफ्राइटिस नहीं आता। बाकी मिशल मर्स पेन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सेपरेट करना होता है। ओके, टीबी के लिए, एब्डोमिनल टीबी के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज, ओके कह रहा है कौन सी बात ठीक नहीं है, तो लेप्रोटमी हैज़ नो रोल, लेप्रोटमी का रोल होता है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद आगे है कि जो टाइफाइड होता है टर्मिनल आलियम को अफेक्ट करता होता है। क्लियर, फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मैकल्स डायवर्टिकुलम, तो जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है, कौन सी बात ठीक नहीं है मैकल्स डायवर्टिकुलम में? तो ये 4% नहीं 2% पॉपुलेशन में देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अबाउट वॉल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलन, आर द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। ओके, वॉल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलन के बारे में कहते हैं कौन सी बात ठीक नहीं होती? तो ये हमेशा ये क्लॉकवाइज नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके बाद है कि बेरियम एनीमा करवा लेंगे, डिस्टेंडेड टिम्पैनिक एब्डोमेन होता है, यानी हाइपर रेजिडेंट होता है, सडन ऑनसेट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। फीचर्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो उसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लडी डायरिया होता है, नॉन ब्लीडिंग डायरिया नहीं होता। ओके, इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर लार्ज बोवल। ओके, लार्ज बोवल में कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते? प्लेन एक्सरे एब्डोमेन लार्ज बोवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, सही है। अभी द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरसेप्शन। ओके, ठीक हो गया। हम्म, अच्छा, इंटरसेप्शन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? ओके, तो इंटरसेप्शन में स्टूल्स आर ऑलवेज नॉर्मल, नो स्टूल्स क्या होते हैं? रेड करंट जेली स्टूल आपको देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपेंडिसाइटिस क्या होता है? फीकोलिथ, जो कि ल्यूमेन को obstruct कर देगा। फॉलोइंग कंडीशन कैन बी कॉज्ड बाय एपेंडिकुलर एब्सेस एक्सेप्ट, कौन सी एपेंडिकुलर एब्सेस से नहीं हो सकती? सफरनिक एब्सेस, सफरनिक एब्सेस तो अपेंडेक्टमी के बाद देखने को मिलती होती है। एक यंग फीमेल है जो कि हिस्ट्री ऑफ पेन देती है, द राइट इलिक फोसा है, नोजिया वॉमिटिंग है, 3 दिन से है। ओके, टेंडर है, रिबाउंड टेंडरनेस है। ओके, सही हो गया। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करानी है ब्लड में, वो आपकी टीएलसी काउंट होगा, जो कि ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ओपीडी में आइए, 2 ईयर हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया है, दैट मीन्स के ओके सही है कि यानी अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है, पेल और वीक हुई हुई है। ओके, और बेरिया मील में 2 स्ट्रक्चर्स मिली है डिस्टल आलिया में, और नॉन कीजिटिंग ग्रैनुलोमा है, तो एक क्रॉन्स डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि आगे आ जाती है कि एक पेशेंट है, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, जो कि इमरजेंसी में आई है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग, दैट मींस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, 1 एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम भी है। ओके, एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड और मास मिल रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, इरेक्ट एब्डोमिनल व्यू में एयर फ्लूइड लेवल मिल रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? ओके, ब्लीडिंग पर रेक्टम और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है बच्चों में, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और मास आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। ओके, वैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में मैस होता है, वैसे राइट इलिक फोसा में मैस खाली हो जाता है, और सॉसेज शेप मैस मिलता होता है, तो वो इंटरसेप्शन में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। ओके, 50 ईयर ओल्ड मेल है, जो कि इमरजेंसी में आया विद 3 डे हिस्ट्री ऑफ पेन इन लाइट लेफ्ट इलिक फोसा है, फीवर और वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग पर रेक्टम भी हो चुकी है। ओके, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, तो ब्लीडिंग पर रेक्टम डायवर्टिकुलोसिस में होती है, पेन लेफ्ट इलिक फोसा, फीवर और वॉमिटिंग है, तो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि एक नॉन अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग और डिस्टेंशन हुई है। ओके, तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, टेंडर हुआ हुआ है एब्डोमेन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़ा हुआ है, डिहाइड्रेटेड है, डायलेटेड लार्ज गट है, मेनली ट्रांसवर्स कोलन हुआ हुआ है। ओके, ठीक हो गया। हाँ, बल्कि सॉरी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला केस था,
एब्डोमिनल पेन बढ़ गया है और ट्रांसवर्स कोलन का साइज बढ़ गया है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो वो टॉक्सिक मेगा कोलन होता है। अल्टरली फीमेल है जिसको एनीमिया है और बेरियम एनीमा पे आपको मैस मिल गया है सेंडिंग कोलन के अंदर। ओके, ठीक है। ओके, मैस इन द सेंडिंग कोलन, तो ये क्या हो सकता है अल्टरली फीमेल में? बेरियम मैस सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। आई थिंक दिस शुड बी द सीकम का कैंसर, सिकल कैंसर, आई थिंक सो। ओके, अनीमिया एल्डरली फीमेल में, टीबी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। इसके बाद है 45 ईयर ओल्ड मेल है जो कि डायरिया की कंप्लेन कर रहा है विद म्यूकस एंड द ब्लड है 3 टू 4 ब्लडी डायरिया रेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस 3 टू 4 सच मोशन आती है, दिन में आती है, डल एक पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, 4 महीने से सिस्टम हो रही है। ओके, वजन भी कम हो गया है, वेट टेंडरनेस है, रेक्टल एग्जामिनेशन में ब्लड और म्यूकस मिल रहा है, सिग्माइडोस्कोपी में आपको हाइपरईमिक म्यूकोसा होकर जो कि ब्लीड कर जाता होता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। क्रॉन्स डिसीज में क्या नहीं करते होते? क्रॉन्स डिसीज में रिस्टोरेक्टिव प्रोक्टोकोलेक्टमी विद एलियो इनल पाउच एनास्टोमोसिस, ये नहीं करते होते। बाकी कोलेक्टमी, एलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस है, प्रोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी भी करते होते हैं। ओके, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना रिस्टोरेटिव वाला, ये उसमें करते थे अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ओके, अपेंडिसाइटिस में कहते हैं कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेशेंट्स जिसमें अपेंडिसाइटिस में परफोरेशन के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं या ज़्यादा नहीं होते। ओके, अगर पेल्विक पोजीशन अपेंडिक्स के, तो अपेंडिक्स के फटने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। ओके, ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस 4 सेंटीमीटर मैस मिला तो आपने राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है। एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरसेप्शन, तो इंटरसेप्शन के बारे में क्या बात ठीक होती है? ओके सॉरी तो इंटरसेप्शन में यही है कि पहले वायरल इन्फेक्शन होता है, रोटा वायरस की वैक्सीनेशन की बात देखने को मिलता होता है। रिगार्डिंग मैकल्स डायवर्टिकुलम, तो मैकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में क्या बात ठीक है? तो जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है, मैकल डायवर्टिकुलाइटिस एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले फीचर प्रोड्यूस करता होता है। राइट इलिक फोसा में पेन होता है। ओके, नहीं बल्कि पेरिम्बलाइकल पेन होता है जो कि राइट इलिक फोसा में नहीं जाता होता। ओके, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं हम। ऐसे ही होता ना, पेरिब्राइकल पेन होता है जो राइट इलिक फोसा में नहीं जाता होता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में तो डायरिया होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन ही देखने को मिलेगी। हाँ, वॉमिटिंग की वजह से देखने को मिल सकती है। एल्बराडो स्कोर में अगर स्कोर 7 से ज़्यादा है तो आपने एक्यूट अपेंडिसाइटिस लेवल करना होता है। टाइफाइड टर्मिनल आलियम को अफेक्ट करता होता है। इसके बाद है कि डीडीज ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन अडल्ट। ओके, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी होता है, एक्यूट पेनक्लेटाइटिस भी होता है, टेस्टिकुलर टॉर्शन भी होता है और परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रेक्टल कैंसर में आपने रेक्टल कैंसर की असेसमेंट में क्या इंक्लूड होता है? रेक्टम के कैंसर में सिग्माइडोस्कोपी और बायोप्सी भी करते होते हैं ताकि कैंसर को रूल आउट करे। कोलोनोस्कोपी भी करते हैं टू एक्सक्लूड कोलोन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। सीटी स्कैन लीवर और चेस्ट आते होते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। एमआरआई और एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड स्टेजिंग के लिए करते हैं, तो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यंग मैरिड फीमेल है जिसको पेनफुल डेफिकेशन है और ब्लड स्ट्रीक्स ऑन स्टूल फ्रॉम 1 ईयर। ओके, तो अगर पेनफुल डेफिकेशन और ब्लडी स्टूल्स आपको देखने को मिल रहा है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है और डीआरई पेनफुल है, स्किन टैग आपको 12 o'clock पोजीशन पे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एनल फिशर है। ओके, इसके बाद है कि 83 ईयर ओल्ड है जो कि नर्सिंग होम में रहती है, उसको 4 डे हिस्ट्री है डायरिया की, उसका कोई वेट लॉस नहीं है, चेंज इन एपिटाइट भी नहीं है, एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर रही है फॉर 3 वीक फॉर हर बैक पेन। ओके, ठीक हो गया। उसको डिस्कम्फर्ट भी है। रेक्टल एग्जामिनेशन में फीकल इन्फेक्शन है। ओके, तो फीकल इन्फेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? मोस्ट हम क्या देंगे उसको? फॉस्फेट का एनीमिया देंगे, फॉस्फेट का एनीमा देंगे। ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हुई भी इन शॉर्ट उसको। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको कार्सिनोमा ऑफ सिग्मॉइड कोलन है। ओके, तो उसके बारे में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, तो अपने प्राइमरी डिजीज को रिमूव करना, उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देना है। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम है, तो कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम में क्या करते होते हैं? ओके, एपीआर कब करते होते हैं? जब ना ट्यूमर का साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनर वर्जन, अगर इससे ज़्यादा हो तो लो एंटीरियर डिसेक्शन आपने करना होता है। क्लियर। इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको क्लोस्टमी क्लोज हो गई थी, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? ओके, 5 दिन बाद आपको टेंडर लोकलाइज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग, डेट मीन्स एब्सेस हो गई है। ओके, उस वोंड के अंदर, तो आपने क्या करना है? वोंड की एक्सप्लोरेशन करनी होती है। क्लियर। इसके बाद है कि 26 ईयर ओल्ड मेल है। ओके, पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड ऑन द साइड ऑफ द स्टूल है, ब्लड ऑन द साइड ऑफ द स्टूल, डेट मीन्स के कोई इनर किनार का डिजीज है या रेक्टम का डिजीज है। पेनफुल डेफिकेशन है, डेट मीन्स इनर फिशर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है कि पर्पलिश स्वेलिंग एट द इनर एरिया। ओके, एक्यूटली पेनफुल है, पर्पलिश स्वेलिंग, डेट मीन्स कि क्या हुई है? पेरिनल एब्सेस है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, तो आपने सीएन ड्रेनेज का एंटीबायोटिक देनी होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन इनर किनार, तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है। ओके, एपिडिडमार्ट कार्सिनोमा भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिस्टुला इन एनो, तो वो क्यों होता है? ओके, इनएडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस है। ओके, बाकी ये टीबी की वजह से भी हो सकता है, क्रॉन्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? इनएडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस है। एक पेशेंट है जिसकी एंटीरियर डिसेक्शन हुई है, लो एंटीरियर डिसेक्शन मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करते होते हैं,
5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनर वर्ज, इससे ज़्यादा होता तो अब हम LAR करते होते हैं, और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हुआ, अब उसको चेस्ट में पेन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा लेगी? ओके, द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन शुड बी अ CT स्कैन, ओके, टू रूल आउट एनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो एक 60-year-old पेशेंट है जिसको पेनलेस फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग है और समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द एनस है, जो कि मैनुअली रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स के ओके, फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग और कुछ निकल रहा है एनस से, प्रोलैप्स हो रहा है लेकिन मैनुअली रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो 3rd-degree हेमोरॉइड्स होता है। क्या होता है? 3rd-degree हेमोरॉइड्स होता है, पेनलेस फ्रेश ब्लीडिंग होती है। क्लियर? इसके बाद एक अपेंडेक्टमी 5 दिन पहले हुई थी, पेन और स्वेलिंग हो गया उस जगह की, और फीवर हो गया, वुंड रेड एंड टेंडर है, तो आपने क्या कराना होता है? आपने ओके एंटीबायोटिक देनी है, पस लेनी होती है, वुंड को ओपन करना होता है, तो सब चीज़ आपने करनी है। ओके ओके, लेप्रोटमी भी करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग पर रेक्टम है फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स है, लास्ट फ्यू मंथ्स है, रेडियो न्यूक्लियर टेक्नीशियन स्कैन में आपको काज ऑफ ब्लीडिंग मिल रही है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस जो टेक्नीशियन स्कैन होता है, मैकल स्कैन होता है, ये मैकल डायवर्टिकुलम में करते होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि एक यंग मैरिड फीमेल है जिसको पेनफुल डेफिकेशन और ब्राइट रेड ब्लीडिंग है। पेनफुल डेफिकेशन है, दैट मींस एक्यूट एनल फिशर आ जाएगा। ओके, अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया और टिनिस्मस है, टिनिस्मस इंडिकेट करता है रेक्टल के कैंसर को, और अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है, पेल और वीक है, अल्सर आपको पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम में मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? ओके, रेक्टम का कैंसर होगा। ओके, कौन सा क्लोन का पोलिप मैलिग्नेंट नहीं होता, तो आपको पता है जुवेनाइल पोलिप नहीं होता। फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स में जो प्रोसीजर करते होते हैं वो कौन सा होता है? डिलॉर्मी प्रोसीजर होता है। फुल थिकनेस में कौन सा करते हैं? डिलॉर्मी प्रोसीजर होता है। जो पार्शियल वाला वो आपको पता है 3 इयर्स वाला था। ओके, इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि अपेंडेक्टमी हुई थी, पेन और स्वेलिंग हो गया, वुंड पर, वुंड टेंडर है, 1 सेकंड क्या करोगे? सारे आप स्टेप्स करोगे। ओके, वुंड को ओपन करोगे। ओके, मेन आपने वुंड को ओपन करना होता है, वैसे सब चीज़ें करते होते हैं। एक पेशेंट है एक 5 साल का बच्चा ओपीडी में आया हुआ था, पेनलेस ब्लीडिंग पर, रेक्टल ब्लीडिंग 1 साल से हो रही है। ओके, तो उसमें क्या डायग्नोस बनेगा? ओके, पोलिप बनेगा, रेक्टल पोलिप होता है। ओके, बच्चों में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द रिगार्डिंग द एनल फिशर? तो एनल फिशर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है इन द लोअर एनल कैनाल। ओके, ये बात तो ठीक है, सॉरी। क्लिनिकली देर इज हाइपोटोनिक इनल स्फिंक्टर, हाइपोटोनिक नहीं, जो टोन बढ़ जाती होती है। ओके, इंटरनल इनल स्फिंक्टर की वो पेन करा देता है स्कीमिया की वजह से। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए नाइट्रो रेजिमेंट करना होता है, कीमो रेडियोथेरेपी देते होती है। डायबिटिक लेडी या सीवियर पेरिनल पेन और स्वेलिंग हो गया तो उसका मतलब पेरिनल एब्सेस हो गया। ओके, अल्सर ऑन द इनल मार्जिन है तो उसके लिए कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं? ओके, इनल कैनाल के कैंसर में। ओके, तो इंग्वानल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है एक मैन है जिसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है इनल रीजन पे, पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है अंडर पैंट्स में, पुरुलेंट डिस्चार्ज इनल कैनाल से, दैट मींस फिस्टुला इन हुआ है। जब भी पुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा इनल कैनाल में तो आपने इनल फिस्टुला लिख देना है, और अगर स्वेलिंग हो तो इनर रेक्टल एब्सेस है या पेरिनल एब्सेस है। ओके, इनल कैनाल का कैंसर है लेकिन कोई सेपरेट नहीं हुआ पेल्विक मसल पे, तो उसको कैसे मैनेज करोगे आप? कीमो रेडियो दोगे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इनल कैनाल का होता है, इसके लिए नाइग्रो रेजिमेन होता है, नाइग्रो रेजिमेन। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑफ पाइल्स है, उसको पेन एंड हाइपोगैस्ट्रियम हो गया, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल काज क्या होगा? एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन की वजह से। ओके, रिएक्शनरी हेमरेज पेन, एक्यूट रिटेंशन की, हेमराडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, इसके बाद एक पेशेंट है जिसको फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस डायग्नोस्टिक पोलिपेक्टमी किया था, उसमें आपको क्या मिलेगा? एडिनोमेटस पोलिपोसिस देखने को मिलता है। प्यूट स्ट्रगल में हेमाटोमेटस पोलिप होते हैं। मोर देन 90% एनल फिशर पोस्टीरियर मिड लाइन में होते हैं, 6 o'clock पोजीशन पे होते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट एंड डिग्री हेमोरॉइड्स, तो वो क्या होती है? ओके, आपने वैसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगी, वैसे तो कंजर्वेटिव होती है मेरे ख्याल से, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेनिंग, फ्लूइड इनटेक, डाइटरी फाइबर्स, लेकिन इसने इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी लिखा हुआ है। ठीक है, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी देते होते हैं, 5% फिनोल इन आलमंड। क्लियर? सही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्रेस्ट सर्जरी। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और ब्रेस्ट का कैंसर है तो जो मोस्ट स्टैंडर्ड सर्जरी होती है वो कौन सी होती है? मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। जो BCT होता है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, तो MRM आपने करनी होती है। ओके, ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए अगर 40 साल से नीचे है तो अल्ट्रासाउंड, और 40 साल से ऊपर है तो मैमोग्राफी करनी है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मैमोग्राफी होगी, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग 45 टू 40 ईयर 45 से 54 ईयर्स में स्टार्ट होती है, तो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, सॉरी मैमोग्राफी करते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप वहाँ पे देखो साइज़ क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब कुछ बुक्स कहती है 2 सेंटीमीटर T1 में, या कुछ कहती है 2 सेंटीमीटर T2 में आता है। ओके, नो पाल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड। ओके, नो पाल्पेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब ब्रेस्ट कैंसर में सी ए ब्रेस्ट है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जिसमें T1 एन नहीं, T1 N0 M0 बीटा और डेल्टा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने T1 इंक्लूड करे 2 सेंटीमीटर को, या फिर हम इसको T2 इंक्लूड करें। अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ये वाला, कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर उसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो आई थिंक मेरे नज़दीक जो 2 सेंटीमीटर तक है जो कैंसर,
ओके, वो T1 में आता है, 2 से ऊपर आ जाए तो वो T2 में आ जाता है, तो आप T1 रखो उसको। ओके, इसके बाद है कि 63 ईयर ओल्ड वुमन है जो कि ओपीडी में प्रेजेंट किया विद द राइट ब्रेस्ट लंप जो कि लास्ट 12 मंथ से है। एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म किया कि फाइब्रोडिनोमा है, तो फाइब्रोडिनोमा के लिए क्या बात ठीक है? फाइब्रोडिनोमा ओके, फाइब्रोडिनोमा के लिए इसको ब्रेस्ट माउस भी कहते होते हैं, क्लियर। इसके बाद है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, दिस इज द ओके एज, जेंडर एंड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा इन इमीडिएट रिलेटिव्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लंप इन हर राइट ब्रेस्ट है, लेफ्ट ब्रेस्ट में लंप है जो कि 4 महीने पहले हुआ था और रैपिडली ग्रोइंग है। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। ओके, और साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग है, पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल है, दैट मीन्स बिनाइन ट्यूमर है, इर्रेगुलर लंप है, स्किन को स्ट्रेच कर रहा है और अल्सरेट भी हो रहा है और 40 साल से ऊपर वाली फीमेल में है, तो ये फाइलोडीज T1 में होता है। कैंसर में इर्रेगुलर लंप होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, इसके बाद है कि कौन सी ब्रेस्ट लीजन है, नॉन इन्वेसिव मैलिग्नेंसी होती है, नॉन इन्वेसिव मतलब कार्सिनोमा इन साइटू आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद है कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द वन डक्ट ओरिफिस ऑफ हर निप्पल है और नो पाल्पेबल मैस है। ओके, अगर पाल्पेबल मैस नहीं और ब्लड डिस्चार्ज सिर्फ एक डक्ट से आ रहा है, दैट मीन्स इंट्राडक्टल पेपिलोमा है, इसलिए इंट्राडक्टल कार्सिनोमा लिख दिया बैठ के। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, नो पाल्पेबल, आई थिंक दिस शुड बी इंट्राडक्टल पेपिलोमा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 ईयर ओल्ड गर्ल है, कैंसर तो वैसे पोस्ट मेनोपॉजल में होगा, पेरीमोनोपॉजल है, तो ये पैपिलोमा इंक्लूड होता है। लंप इन हर राइट ब्रेस्ट है, क्लिनिक में आई है, लंप फ्री और मोबाइल था और स्किन से अटैच नहीं था। ओके, तो ये फाइब्रोडिनोमा, तो उसके लिए आपने रीअश्योरेंस करना और सेंडिंग होम करना होता है। ओके, सिंगल लंप इन द ब्रेस्ट और एक्सिला है, लंप मोबाइल और हार्ड इनकॉन्सिस्टेंसी और वो मैमोग्राफी पे नॉर्मल मिला है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएगी कंफर्म करने के लिए? तो एफएनएसी, उसके बाद ट्रू कट या कोर कट बायोप्सी आ जाएगा। ओके, फर्म स्मूथ ब्रेस्ट लंप है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में एफएनएसी हुआ तो इसमें बॉर्डर लाइन बिनाइन चेंजेस है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो आपने नेक्स्ट आपने क्या कराना है? ओके, ट्रू कट या कोर कट बायोप्सी करानी है कंफर्म करने के लिए। ओके, उसके बाद है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, ट्रॉमा की हिस्ट्री हुई है लेफ्ट ब्रेस्ट पे, उसको फैट नेक्रोसिस तो नहीं हो जाएगा। लेफ्ट नाउ शी इज 24 वीक्स प्रेग्नेंट। ओके, 3 हफ्तों पहले हुई था। ओके, और 24 वीक्स प्रेग्नेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मैस है, डिम्पलिंग इन द सेम ब्रेस्ट है। डिम्पलिंग पकरिंग ये होती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा? फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट आ जाएगा। ओके, ब्लैकिश ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम मोर देन वन डक्ट, तो डक्ट एक्टेजिया को इंडिकेट करता होता है, क्लियर। इसके बाद देखिए सस्टेन इंजरी टू द लेफ्ट ब्रेस्ट ड्यूरिंग अ स्पॉट इवेंट है, पेनफुल मैस हो गया, स्किन की रिट्रैक्शन, जब भी ट्रॉमा होगा और मैस बन जाएगा तो आपने रट्टा मारना, वो फैट नेक्रोसिस होता है। ओके, सर्जिकल ओपीडी में एक लेडी आई है, ओके, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है लेफ्ट ब्रेस्ट का और उसको सस्पिशियस पाल्पेबल लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ओके, तो व्हाट इज शुड बी द डायग्नोसिस? ओके, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के लिए। ओके, ठीक है, तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, पाल्पेबल लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड है, मतलब कि आपके स्टेज 1 2 के अंदर होगा मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो क्या करेंगे आप? मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी कर दोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेंटेक्टमी हुआ है और लंपेक्टमी हुई है, नो डिसेक्शन हुआ है, 4 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेटिंग मैस है। ओके, मार्जिन क्लियर है, 5 लेकर 15 लिम्फ नोड का इन्वॉल्व किया हुआ है, ईआरपीआर पॉजिटिव है, तो आपने कीमोथेरेपी में क्या देना होता है? और कीमोथेरेपी में रेडियोथेरेपी और आपने टोमैक्सोफिन देनी है क्योंकि ईआरपीआर पॉजिटिव और प्रीमेनोपॉजल है। अगर पोस्ट मेनोपॉजल होता तो एरोमेटिस इनहिबिटर ऐड कर लेते। ओके, मास्टेक्टमी हुई है, 2.5 सेंटीमीटर मल्टीसेंट्रिक ब्रेस्ट का कैंसर है, स्टेज 2B से बिलोंग कर रहा है। ओके, यानी 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो स्टेज 2 से बड़ा है। ओके, मेटास्टैटिक सर्वे किया तो जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है ब्रेस्ट के कैंसर की वो बोन में होती है, लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करती होती है। ओके, इसके बाद है कि सब्सटेंशियल यूनिलैटरल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, लार्ज फर्म ट्यूमर है विद अर्ली स्किन इरोजन है, तो स्किन इरोजन लार्ज यूनिलैटरल ट्यूमर है तो वो सिस्टोसार्कोमा फाइलोडीज होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ सिस्टोसार्कोमा फाइलोडीज इज, सिस्टोसार्कोमा फाइलोडीज क्या होती है? ओके, वाइड लोकल एक्सीडेंट विद रिम ऑफ नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अ वुमन प्रेजेंट विद ब्लैकिश ग्रीन डिस्चार्ज, डक्टेक्टेजिया को बोलते होते हैं, क्लियर। रिगार्डिंग सीए ब्रेस्ट, तो कौन से स्टेटमेंट ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलते होते हैं। 3 सेंटीमीटर मैस इन लेफ्ट ब्रेस्ट है तो दो T2 हो जाएगा। नो स्किन चेंजेस, नो फिक्सेशन है। ओके, तो T2 हो जाएगा मेन, आपने रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली अपर अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, ब्लैकिश ग्रीन डिस्चार्ज डक्टेक्टेजिया में देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट पेन इन एनडी, तो एनडी के लिए हम क्या नहीं कर सकते? तो विटामिन सी नहीं देंगे, विटामिन ई देते होते हैं। ओके, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल टेनाजोल टोमैक्सोफिन देते हैं, डिक्वेट ब्रास स्पोर्ट देते हैं। फाइलोडियस ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो डज नॉट मेटास्टेसाइज वाया ब्लड स्ट्रीम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि 38 ईयर ओल्ड लायर कम टू यू विद द ओपीडी विद आफ्टर सीइंग सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो कौन सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं है? स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, ठीक है। चेस्ट पर ट्रॉमा हुआ है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मैस हो गया, अगर डिम्पलिंग तो फैट नेक्रोसिस को इंडिकेट करता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, इसके बाद है कि ब्रेस्ट कैंसर है, बैक पेन है, डायबिटीज लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर चुका है। ओके,
और वो जिम सेशन को ब्लेम कर रही थी। ओके, अब वो कुर्सी पे भी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती होती, टेंडरनेस राइट थोरेसिक रीजन पे, फाइन टच और टेम्परेचर सेंसेशन खत्म हो गया है, तो आपने एमआरआई स्कैन कराना होता है। 23 ईयर ओल्ड वुमन है जिसको 1 सेंटीमीटर स्मॉल फर्म स्मूथ लेगी ना लेफ्ट ब्रेस्ट पे, तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट आपने कराना होता है। ओके, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से बिलोंग कर रही है। ओके, 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनकी कीमोथेरेपी फॉर मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, तो पेनफुल स्वालविंग हो गई है। ओके, व्हाइट प्लॉट्स ऑन द टॉप ऑफ ट्राइबल म्यूकोसा है और इसोफेगोस्कोपी में नजर आ रही है, तो आपने इसके लिए क्या इस्तेमाल करनी है, यानी कैंडिडियासिस हो गया। ओके, तो इसके लिए आपने एंटी फंगल इस्तेमाल करनी है। ब्लैकिश ग्रीन डिस्चार्ज जो कि एक से ज़्यादा डक्ट से निकल रहा है, तो वो डक्टिक्टेजिया होता है। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is endocrine surgery. The most common cause of hyperparathyroidism is hyperparathyroidism का most common cause क्या होता है? पैराथायराइड एडिनोमा होता है। ओके, कौन सा थायराइड का कैंसर एफएनएसी से डायग्नोस नहीं हो सकता, तो वो फॉलिकुलर नियोप्लाज्म होता है, फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया ड्यू टू टॉक्सिक हाइपरनोड्यूल है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, तो आपने क्या करना होता है, आपने ओके, और पेशेंट टॉक्सिक नोड्यूल है तो ऐसे यहाँ पे लिखा है सर्जरी और रेडियोएक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट इज ओके अप्रोप्रिएट है। ओके, बेस्ट चॉइस ये सर्जरी होती है। इनिशियल पूछे तो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक क्या स्वेलिंग पेनलेस होती है और लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज भी होती है, मोबाइल होती है फ्रॉम द साइड टू साइड। ओके, ठीक हो गया, मोबाइल फ्रॉम द साइड टू साइड है, सिस्टिक है, मूव विद अ डिस्टेंट पुल अपवर्ड ऑन द प्रोट्रियन ऑफ टंग है। ओके, ठीक हो गया। ओके, और ये टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव कर रहे हैं, डेट मीन्स स्वेलिंग क्या होगी, बेस्ट ऑप्शन इज ओके, इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ओके यस इट इज अ थायरोग्लोसल सिस्ट, स्वेलिंग और टंग की प्रोट्रियन दोनों के साथ मूव करती है। 80 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको थायराइड मैस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई थी। थायराइड मैस ने ट्रैकिया को इन्वेट कर लिया था, यानी रिट्रोस्टेनल गॉर्डर होता है, लेकिन हिस्टोलॉजी किया तो जाइंट सेल्स थे जिसमें आपको पिलियोमॉर्फिक हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस थे, तो ये एनाप्लास्टिक कैंसर में देखने को मिलते होते हैं। रिट्रोस्टेनल गॉर्डर भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एक फीमेल आई है ओपीडी में आई है विद 3 सेंटीमीटर राइट साइडेड थायराइड मैस होता है, माइल्ड एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड है, दैट मींस पेपिलरी कैंसर होता है। थायराइडेक्टमी किया जिसमें आपको पोर्फिरिन आई न्यूक्लियस सेमोमा बॉडीज आपको देखने को मिल रही है। क्लियर, एक फीमेल आई है ओपीडी में विद अ 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ वेट गेन मतलब हाइपरथायरॉइडिज्म और टायर्डनेस है, डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड है विद नो लिम्फेडिनोपैथी और T4 के लेवल देखो कम है, TSH के लेवल ज़्यादा हो गया, तो डायग्नोस क्या होगा, हाशिमोटो थायराइडाइटिस होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म। एक मेल आया ओपीडी में 2 मंथ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, 80 साल का वेट लॉस है, दैट मींस कैंसर हो सकता है, थर्स्ट और नॉक्टूरिया। ओके, ठीक है, थर्स्ट है और नॉक्टूरिया ज़्यादा ये क्यों हो रहा है, एडीएच कम हो गया हाइपरकैल्सीमिया की वजह से। ओके, एग्जामिनेशन में कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है। T4 क्या है, T4 नॉर्मल है, TSH भी नॉर्मल है। ओके, सीरम कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, और पीटीएच का लेवल भी बढ़ गया है, तो ये पैराथायराइड कार्सिनोमा होता है। ओके, 45 ईयर ओल्ड मेल है जो कि ओपीडी में आया विद बायलैटरल फ्लैंक पेन है, एक्सरे क्यूबी में मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई मिली है और सीरम कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मल कितना होता है 8.5 से लेकर 10.5 तक, तो ये बढ़ गया है। ओके, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, तो सीरम पीटीएच लेवल करा लोगे आप। ओके, लंप इन फ्रंट ऑफ द नेक है जो कि मूव अप कर रहा है ड्यूरिंग द स्वेलिंग, दैट मींस थायराइड के मैस होता है। ओके, और जो मैस होता है वो लेफ्ट लोब को रिप्लेस कर रहा है विच हैज सप्लाइड टू द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, बेस्ट आंसर इज थायराइड का कैंसर है जो कि वेट कर रहा है। ओके, एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि सर्जरी से रिकवर कर रहा है फॉर टॉक्सिक गोइटर, तो उसको हाइपोटेंशन हो गया, साइनोसिस हो गया। ओके, एग्जामिनेशन में नेक इज टेंस, दैट मींस रिएक्शनरी हैमरेज, टेंशन हीमाटोमा हो गया। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो पैपिलरी कैंसर होता है। ओके, एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वही हाइपोटेंशन है, साइनोसिस हुई हुई है, नेक टेंस हुई हुई है, ओजिंग ऑफ ब्लड है, तो ये क्या है, ओके रिएक्शनरी हैमरेज, टेंशन हीमाटोमा है। फोलिकुलर एडिनोमा के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, डायग्नोसिस बाय एफएनएसी, फोलिकुलर एडिनोमा कैंसर के लिए एफएनएसी नहीं कर सकते। ओके, मिक्सोडीमा के बारे में क्या बात गलत है, मिक्सोडीमा में है कि हाइपरथायरॉइडिज्म आपको देखने को मिलता होता है, यस फेशियल अपीयरेंस भी टिपिकल होती है, मैल और रश भी देखने को मिलता है। ओके, मिक्सोडीमा कोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर, नो टेम्परेचर राइज नहीं करता बल्कि टेम्परेचर गिर जाता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इन 45 ईयर ओल्ड फीमेल, जिसमें हाइपरटेंशन है, फेशियल हेयर्स और सुप्रारीनल मैस है। ओके, हाइपरटेंशन, ओके दैट मींस और सुप्रारीनल मैस है, तो ये एड्रीनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, एड्रीनल मेडुला का कैंसर है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली फेशियल हेयर भी है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी ट्यूमर है। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है मेनली, मेडुला का नहीं है, क्योंकि मेडुला के ट्यूमर में फेशियल हेयर नहीं होते। नॉन अल्कोहलिक मेल है जिसको गायनिकोमास्टिया हुआ है, वो स्विम भी नहीं कर सकता, तो उसको क्या एडवाइस करना चाहिए, एंडोक्राइन वर्कअप और सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी है। इसके बाद स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, मोन्स, थ्रोन्स, साइकेट्रिक मोन्स, ये सारी किस्में होती है, स्टोन्स, बोन्स, मोन्स, थ्रोन्स, साइकेट्रिक मोन्स, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया में देखने को मिलते होते हैं। सीवियर हेड इंजरी है विद लो ब्लड सोडियम लेवल। ओके, लो ब्लड सोडियम लेवल है। ओके, तो सोडियम लेवल क्यों कम होता है और हेड इंजरी में, ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच है। ओके, सही हो गया।
EDH में आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक पेशेंट है जिसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया है फॉलोइंग द टोटल थोरैक्टोमी है। ओके, तो आपने तो इसको कैसे एलिसिट करोगे, चॉपस्टिक साइन और ट्रोसियो साइन होता है। चॉपस्टिक साइन में क्या करेंगे, टैप करेंगे तो क्या होगी, ट्विचिंग देखने को मिलेगी। और ट्रोसियो साइन में क्या होगा, ट्रोसियो साइन में आपको ओके कार्पोपेटल स्पाज्म देखने को मिलेगा। नॉन अल्कोहलिक मेल है, 1 सेकंड एंडोक्राइन वर्कअप एंड सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी आपने करानी होती है। पेल एम्प्टी न्यूक्लियस यानी ऑर्फन एनिया न्यूक्लियस पैपिलरी कैंसर में देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्मोमा बॉडीज भी देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइडिस पैपिलरी कैंसर होता है। ओके, फॉलिकुलर कैंसर ऑफ थायराइड के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती, तो इसमें आपने एफएनएसी आप डायग्नोस नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल होगा, ट्रू एक्सेप्ट कैप्सूल इज इन्वेटेड, यस वेसल्स इन्वेटेड, मल्टीपल नहीं होता है। ओके, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं हम। पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग और हीट इंटॉलरेंस है। ओके, हीट बर्दाश्त नहीं हो रही, पाल्पिटेशन है, हीट इंटॉलरेंस, दैट मींस हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। ओके, तो एक ग्रेविस डिजीज आ जाएगा। ओके, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड तो कौन सा होता है, पैपिलरी कैंसर होता है। रिगार्डिंग एडिनोमा ऑफ थायराइड सारी बातें ठीक है, कौन से नहीं होती। ओके, तो जो फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है उसको आप डायग्नोस नहीं कर सकते हो क्या एफएनएसी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यंग मेल इमरजेंसी डिपार्टमेंट आया विद अ ब्लंट ट्रॉमा टू द राइट साइड ऑफ द चेस्ट है, उसको फ्लेल चेस्ट हो गया। ओके, तो पल्स रेट इसका फ्लेल चेस्ट है। अब फ्लेल चेस्ट का सिनेरियो आया हुआ है, तो इसमें एनाल्जेसिया देना होता है, मॉर्फिन से फिजियोथेरेपी करानी होती है, और इसके अलावा आपने ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। अगर रिस्पिरेटरी फेलियर है तो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है। ओके, इसके बाद आगे 36 ईयर ओल्ड वुमेन है, 20 वीक्स प्रेग्नेंट है, 1.5 सेंटीमीटर थायराइड का मैस और पैपिलरी नियोप्लाज्म है। क्लियर। और वो कोल्ड है बाय स्कैन और सॉलिड बाय अल्ट्रासाउंड है। तो आपने कौन सा ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में रेडियो एक्टिव आयोडीन सर्जरी नहीं करनी होती, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी नहीं करनी होती। ओके, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए चॉपस्टिक और ट्रोसियो साइन आपको देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन 45 ईयर ओल्ड फीमेल विद हाइपरटेंशन फेशियल हेयर, तो एड्रेनोकॉर्टिकल कैंसर होता है। क्लियर। इसके बाद है गायनिकोमास्टिया वाले में एंडोक्राइन वर्कअप और सबक्यूटेनियस मास्टेक्टमी करते होते हैं। मिक्सोडीमा के बारे में क्या बात ठीक है, तो क्या बात ठीक नहीं है, तो मिक्सोडीमा कोमा में टेम्परेचर राइज नहीं करता होता, टेम्परेचर गिर जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। इसकी बात है रीनल कैल्कुलाई या सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। ओके, और कहने का मतलब है एंडोक्राइन है तो सर्जरी के लिए आप कौन सा इंसिजन दोगे। ओके, इंसिजन यहाँ पे ट्रांसफर स्कॉलर इंसिजन दिया हुआ है, वही थायराइड वाला। द स्टोन्स बोन्स ग्रॉन्स थ्रॉन्स और साइकेट्रिक ओवरटोन्स। ओके, साइकेट्रिक मॉन्स लिखा हुआ है, मॉन्स, स्टोन्स बोन्स ग्रोन्स थ्रॉन्स मॉन्स, ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होते हैं। पावरफुल कंजर्वेटर ऑफ सोडियम हमारी बॉडी में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। थायरोक्लोसल सिस्ट क्या होती है, ओके, टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव करती होती है। ओके, स्टोन्स बोन्स मॉन्स ग्रोन्स थ्रॉन्स। ओके, तो ये आपको हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में देखने को मिलती है। ऑर्फन एनीमिया न्यूक्लियस आपको पैपिलरी कैंसर में देखने को मिलता है। एनाप्लास्टिक कैंसर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, रेडियोलॉजी हैज नो रिस्क, रेडियोलॉजी का रिस्क होता है। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट थायराइड कैंसर, तो वो पैपिलरी कैंसर होता है। टॉक्सिक एडिनोमा के लिए जो होती है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है वो लोबेक्टमी होती है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑर्थोपेडिक्स। स्टार्ट करते हैं। 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, उसको बिग टो के प्लांटर आस्पेक्ट पे अल्सर हो गया है। अब इसकी ग्रेडिंग करनी है। ओके, आपने ये पॉइंट नोट करना है कि अगर अल्सर 3 सेंटीमीटर का हो, पस निकल रही हो और ऑस्टियोलिटिक चेंजेस हो मेटाटार्सल हेड के अंदर, तो वो वैगनर 3 के अंदर आ जाता है। 3 सेंटीमीटर अल्सर मतलब 3 में आ जाएगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, तो स्टेफ ओरियस होता है। ओके, ऑस्टियोमाइलिटिस 3 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछो एक सिकल सेल एनीमिया में हो तो साल्मोनेला टाइफी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट हर्निएशन ऑफ लंबर डिस्क, तो लंबर डिस्क की हर्निएशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, स्पाइन के लिए आपकी एमआरआई होती है। ओके, इसके बाद है कि 65 ईयर ओल्ड लेडी स्लिप हो गई है, गिर गई अपने घर पर, अब वो काम नहीं कर सकती। राइट लिम्ब छोटा हो गया और फ्रैक्चर नेक, राइट लोअर लिम्ब शॉर्टेंड हो गया और फ्रैक्चर हो गया नेक ऑफ फीमर का, तो ट्रीटमेंट क्या होगा ऑस्टियोपोरोटिक में। ओके, तो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर का ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, बेस्ट ट्रीटमेंट इज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी विद ऑस्टिन मूर्स प्रोस्थेसिस है। इसके बाद 33 ईयर ओल्ड मेल है जो कि स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व हो गया विद ब्रोसिस एंड डिफॉर्मिटी इन अपर पार्ट ऑफ द लेग होती है। ओके, एक्सरे में फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला है। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला तो लैटरल पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है। प्रोस्टेट के कैंसर है, सीवियर एक्यूट बैक पेन है जिसकी वजह से रात को जाग जाता है, तो आपने रेडियो न्यूक्लियाइड बोन स्कैन करना होता है। क्लियर। इसके बाद 25 ईयर ओल्ड मेल है जिसको नी पे इंजरी हुई है वाइल प्लेइंग फुटबॉल और कोंडालर फ्रैक्चर हो गया टिबिया का। तो व्हाट इज द सिंगल मोस्ट प्रोबेबल डिफॉर्मिटी, तो सिंगल मोस्ट प्रोबेबल डिफॉर्मिटी क्या होगी। ओके, कोंडालर फ्रैक्चर की वजह से जीनू वाल्गस होगी। ओके, ठीक है, इसका जीनू बोलते हैं, किडनी को कह रहा हूँ, नी को बोलते हैं। 31 ईयर ओल्ड मैन है जिसका ऑपरेशन हुआ है। ओके, वेयर हिज हैंड वाज हैंगिंग आउटसाइड द टेबल है। ओके, यानी हैंगिंग आउटसाइड द टेबल दैट मीन्स रिस्ट्रोक हो गया, रेडियल नर्व की इंजरी हो गई है। ओके, तो डायग्नोस क्या होगा, रेडियल नर्व इंजरी है। 60 ईयर ओल्ड वुमन है प्रेजेंट विद रेडियल फ्रैक्चर। ओके, रेडियल फ्रैक्चर है, रेडियस का फ्रैक्चर और कोलिस का फ्रैक्चर हो गया, सुप्राकोंडल फ्रैक्चर भी पास्ट में हो चुकी है।
ओके, ठीक है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए टू डिटेक्ट हर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम प्रॉब्लम। तो वंस अगेन आपने ऑस्टियोपोरोसिस वाले में आपने डेक्सा स्कैन कराना होता है, क्योंकि कोलिस फ्रैक्चर डेक्सा स्कैन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, एक यंग बॉय है, उसको आर्म पे स्टैब किया है, वास्कुलर इंजरी नहीं है, लेकिन अपनी 3 रेडियल डिजिट्स को वो नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये कौन सी नर्व डैमेज हो चुकी है, मीडियन नर्व डैमेज हो चुकी है। ओके, सस्टेन्ड लैसिरेशन ऑफ रिस्ट है ड्यूरिंग द स्ट्रीट फाइट है, और वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड है। तो ये क्या हो गए, वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल, वेस्टिंग है। वेस्टिंग क्यों होगी, अल्नर नर्व के डैमेज होने की वजह से होगी ड्यू टू लैसिरेशन ऑफ रिस्ट। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद एनाटॉमिकल एंकल के फ्रैक्चर के बारे में एनाटॉमिकल रिडक्शन इंपॉर्टेंट है टू रिक्वायर, ओके, टू प्रिवेंट प्री मेच्योर ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, वरना ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, 60 साल की उम्र से पहले ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद है वेस्टिंग ऑफ इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड है, यानी क्ला हैंड हो गया तो आपने अल्नर नर्व पर रट्टा मार लेना है। इसके बाद है कि 18 ईयर ओल्ड फुटबॉल प्लेयर है, सीवियर नी पेन हुआ ड्यू टू हिट बाय द ऑपोजिट प्लेयर है। ओके, मेनिस्कस टेयर हो गया, तो मेनिस्कस का टेयर कब होता है, फ्लेक्शन और रोटेशन में देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। स्ट्रीट फाइट है, ब्रूजिंग और डिफॉर्मिटी अपर पार्ट ऑफ द लेग है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला, तो लैटरल पिनोनियल नर्व डैमेज हो जाती है। ओके, वैसे कॉमन पिनोनियल नर्व की ब्रांच होती है। ओके, इसके बाद प्रोस्टेटिक कैंसर है, सीवियर बैक पेन करा रहा है जिसकी वजह से रात को जाग रहता है, तो आपने बोन स्कैन कराना है बोनी मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, ओके, वही आर्म हैंग कर रहा है, सैटरडे नाइट पाल्सी है, तो ये आपको रेडियल नर्व इंजरी में देखने को मिलता होता है। रेडियल फ्रैक्चर है, इसको देखने के लिए हम कोलिस फ्रैक्चर को असेस करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को देखने के लिए डेक्सा स्कैन कराते हैं। वुकमैन स्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होती है। टेंडरनेस इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये स्किफाइड बोन के फ्रैक्चर में होता है। ओके, सही है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज ट्रू। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में क्या बात ठीक है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन इज ओके नेसेसरी। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अल्फा ऑप्शन देख लेते हैं, लॉस ऑफ पल्स इन एक्सट्रीमिटी, यह साइन नहीं देखने को मिलता होता है, लास्ट लेट साइन होता है। पैसिव फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रोक्सिमल टू द कंपार्टमेंट, नहीं प्रोक्सिमल नहीं, डिस्टल पे करना होगा। सर्जिकल डिकम्प्रेशन आपको इनफ होती है, चाहिए होती है। ओके, फेसियोटमी करनी होती है। वास्कुलर नेक्रोसिस फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर की वजह से होता है। ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में क्या बात ठीक है, तो ये डिस्टल फीमर में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, डिस्टल फीमर प्रोक्सिमल टिबिया, यानी ये नी जॉइंट वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस हो गया, तो इसकी आपने क्या करनी होती है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो आपने क्या करनी है, ORIF करनी है, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is kidney, ureter, urinary bladder and prostate. तो स्टार्ट करते हैं। डबल मिक्चुरेशन ये टिपिकल होता है डायवर्टिकुलम में, डी से डबल और डी से डायवर्टिकुलम, इसको रट्टा मार लेना आपने। रेक्टल एग्जामिनेशन पे हम प्रोस्टेट की कैंसर को हम असेस करते होते हैं, यानी जो स्क्रीनिंग करते हैं प्रोस्टेट की कैंसर की वो DRE से और PSA से करते होते हैं। तो हमें कौन सा फीचर नहीं मिलेगा ओके प्रोस्टेट के कैंसर में, तो मोबाइल रेक्टल म्यूकोजा ओवर द प्रोस्टेट, इमोबाइल रेक्टल म्यूकोजा मिलेगा। क्लियर। इसके बाद 75 ईयर ओल्ड है, मलेज लेथार्जी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यूरिन ड्रिबलिंग है, लार्ज पेनलेस मैस है सब अम्ब्राइकल रीजन में जो कि पेल्विस से अराइज कर रहा है, और मैस क्या है, डल ऑन परकशन है। ओके, तो मोस्ट लाइकली काज इन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये कोई ब्लैडर का कैंसर वगैरह हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। ओके, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, तो ये काज क्या है, क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन विद ओवरफ्लो। अच्छा, ये काज लिखा हुआ है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर BPH के लिए क्या ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्प होता है, और टर्प की वजह से क्या होता है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और टर्प सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर। इसके बाद 52 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, डायबिटिक वाले में सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन लेफ्ट लॉइन और हिमाचूरिया आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अचानक ही पेन स्टार्ट हुआ और हिमाचूरिया है, पेन स्टार्ट हुआ और हिमाचूरिया, डेट मींस कैंसर स्टोन हो सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन में 6-8 मिलीमीटर का स्टोन मिला लेफ्ट लोअर यूरेटर के अंदर। ओके, ठीक है। ओके, और निफेडिपिन हमने प्रिस्क्राइब की थी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, लेकिन वर्सनिंग पेन है, वॉमिटिंग है, और मजीद 2 स्टोन पास हो गया। रीनल फंक्शन में ARF हो रहा है, तो कैसे मैनेज करोगे, अगर रीनल फेल हो रहा है तो आपने क्या करना होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी आपने करनी है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओके रीनल फेल्योर। ओके, रीनल फेल्योर में कौन सी इन्वेस्टिगेशन के बारे में गलत बात है, यानी कौन से नहीं कराते होते। ओके, इफ 30% ऑफ किडनी फंक्शन इज लॉस्ट, रीनल फंक्शन एविडेंट हो जाएगा। नो, ऑलमोस्ट कहते हैं कि 70 टू 80% तक अगर खराब हो तब जाके रीनल फंक्शन खराब होगा, यानी आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। ओके, 4 मिलीमीटर यूरेट्रिक स्टोन है जो कि यूरिन में पास हो गया है। अब 3 मिलीमीटर स्टोन राइट किडनी के अंदर है, तो क्या करेंगे। ओके, 5 मिलीमीटर के स्टोन्स तक हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते होते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा हो गया तो ऑपरेटिव स्टोन रिमूवल। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो, यूरेट्रिक स्टोन्स 4 मिलीमीटर का था, 4 मिलीमीटर का नहीं, सॉरी, 5 मिलीमीटर तक कंजर्वेटिव होती है, लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर है और तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी आपने करनी होती है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो तो आपने क्या करनी है, लिथोट्रिप्सी करनी होती है। इसके बाद पेनलेस हिमाचूरिया है, लेकिन IVU नॉर्मल है। प्रोस्टेट
लार्ज है विद माइल्ड फ्रीक्वेंसी, डैट मीन्स ये BPH हो सकता है, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट माइल्डली इनलार्ज है, ज़्यादा इनलार्ज नहीं है, तो ये BPH नहीं हो सकता। क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं हम। कंप्लेंट्स ऑफ थर्स्ट एंड फटीग है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड ट्रिबलिंग आपको देखने को मिल रही है। ओके, क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल ज़्यादा है, यानी किडनी फेल होना शुरू हो गया। कैल्शियम का लेवल आपको कम मिल रहा है, एनीमिक है। ओके, BP ज़्यादा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबल जो डायग्नोस होगा, ओके, तो जो डायग्नोस होगा किडनी वहाँ से फेल होना शुरू हो गया। आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस BPH, मुझे BPH लग रहा है 79 ईयर्स वाले में, क्योंकि यूरिन के सिम्पटम्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सीरम कैल्शियम लेवल को भी देखो आप, वो अफेक्टेड है, एनीमिया हुआ है, तो ये कैंसर में भी हो सकता है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल शुड बी अ कैंसर, लेकिन कोई लंबर पेन की हिस्ट्री नहीं दी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्प सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकता है। आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ब्लेडर ट्रॉमा में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ओके, ब्लेडर ट्रॉमा में लेप्रोटमी इज रिक्वायर्ड इन आल केसेस ऑफ ब्लेडर रप्चर। नो, लेप्रोटमी इसमें नहीं। जब इंट्रापेनिटल रप्चर होगा उस केस में आपको लेप्रोटमी चाहिए होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, विद रिगार्ड्स टू द ब्लेडर स्टोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स है, तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होती है ब्लेडर स्टोन्स के बारे में। ओके, तो ट्रीटमेंट इज क्रशिंग विद ऑप्टिकल लिथोट्राइट इन ऑल केसेस। ऑल केसेस में लिथोट्रिप्सी नहीं करते होते। ओके, ब्लड सिस्टोलिथोट्रिप्सी या सिस्टोलिथोटमी वगैरह करते होते हैं। ओके, फ्रैंक पेनलेस हिमाचूरिया कोई सिम्टम नहीं है। ओके, तो पेनलेस हिमाचूरिया ब्लेडर के कैंसर में देखने को मिलता है, तो सिस्टोस्कोपी करते हैं। डिफिकल्टी इन मिक्सचुरेशन है, एनीमिक है और कंप्लेंट्स ऑफ लो बैक पेन। यस, ये टिपिकल सिनेरियो है प्रोस्टेट के कैंसर का। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन आपको देखने को मिलता होता है। ओके, कार्डिनल सिम्टम ऑफ BPH क्या होता है। ओके, ठीक है, हेजिडेंसी और पुअर यूरिनरी स्ट्रीम। ओके, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम होती है। ओके, ब्लैडर इन्फेक्शन सिस्टाइटिस में क्या नहीं देखने को मिलता, फीवर नहीं देखने को मिलता, फीवर अनकॉमन होता है। ओके, राइट फ्लैंक में पेन और डिस्यूरिया है। ओके, ठीक हो गया। 1.9 सेंटीमीटर स्टोन है रीनल पैल्विस के अंदर। ओके, विद हाइड्रोनेफ्रोसिस है, रीनल पैल्विस के अंदर है और आई व्यू में फंक्शनिंग दोनों साइड पे है, तो क्या करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक एंड लिथोट्रिप्सी 2 सेंटीमीटर के स्टोन तक करते होते हैं। RCC मेटास्टेस करता है लंग्स के अंदर। ओके, रीनल वेन के थ्रू करता होता है। ओके, लंग्स को जाता होता है। रोबसन क्लासिफिकेशन ऑफ RCC, तो जो पेरिनेफ्रिक फैट को इन्वॉल्व करने का मतलब है स्टेज 2 है। ओके, इसके बाद है UTI, कौन सा यूरिनरी ट्रैक स्टोन रेडियोलुसेंट होते हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। ओके, इसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एडेनिन और जेंथिन ये भी होते हैं। और ज़्यादा फॉलोइंग आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक और लिथोट्रिप्सी, तो प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं करना होता। कॉमनस्ट काज ऑफ ओके, कॉमनेस्ट क्लास ऑफ VVF। अब VVF क्या होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना होता है। ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा और चाइल्ड बर्थ लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वैसे वेजिको यूरेटरी रिफ्लेक्स को बोलते हैं। वेजिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स यानी ब्लैडर का यूरिन है वो यूरेटर में चला गया है। मोस्ट कॉमन ऊपर वाले में था ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा, चाइल्ड बर्थ की वजह से नर्व की इंजरी हो सकती थी। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन से कराते होती है, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम कराते होते हैं। क्लियर, ब्लैडर को देखने के लिए। इरिगेशन फ्लूइड कौन सा इस्तेमाल करते थे, ग्लाइसिन इस्तेमाल करते थे। 1.5% ग्लाइसिन है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिलती है, टर्प सिंड्रोम में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि सीवियर पेन इन राइट फ्लैंक जो कि ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, दैट मींस ये कोई स्टोन है और पेशेंट रोलिंग हो रहा है, ये तड़प रहा है, दैट मींस यूरेट्रिक स्टोन है और 8 मिलीमीटर का है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होगा, अगर एक सेंटीमीटर तक है तो आपने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी है। ओके, यूरिनरी ट्रैक विच इज लीस्ट एसेसिबल फॉर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से आप लोअर यूरेटर नहीं दे सकते। ओके, इसके बाद है कि नेफ्रोलिथियासिस में कौन सा क्या मौजूद होता है, नेफ्रोलिथियासिस में मर्फी पंच साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीजर फॉर BPH के लिए क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड आपका टर्प प्रोसीजर होता है। टर्प में आपको हाइपोनेट्रीमिया और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन देखने को मिलती होती है। UTI कब लेबल करते हैं, जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml ऑफ यूरिन कितना होना चाहिए। ओके, 10 की पावर 5 होना चाहिए। ओके, इसके बाद आगे टिपिकल रीनल कॉलिक पेन है, कैलकुलाई नहीं है अल्ट्रासाउंड पे है लेकिन एक्सरे पे नहीं है, दैट मींस यूरिक एसिड का स्टोन है। इसके अलावा जेंथिन की वजह से भी हो सकती है, डाईहाइड्रोक्सी पीछे जो था हमारा डाईहाइड्रोक्सी एडेनिन उसकी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूरिक एसिड के स्टोन होगा। ओके, इसके बाद है कि ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होती है TB में, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, वो रीनल लीजन की वजह से आता है। स्केलेटल मेटास्टेसिस लंबर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करती है, पैल्विक बोन को इन्वॉल्व करती होती है। क्लियर, इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ओके, विच गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर जो कि यूरेट्रिक इंजरी कराता है, तो वही एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी आता है। ओके, प्रोग्नोसिस इन वेम्स ट्यूमर किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ओके, डिपेंड करता होता है एज लेस देन 1 ईयर एट प्रेजेंटेशन, इसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली सही होता है। RCC मेटास्टेसिस बाय रीनल वेन को इन्वेड करता है, लंग्स में ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया किसमें नहीं देखने को मिलता, क्यूट एपेंडिसाइटिस में हिमेचुरिया नहीं देखने को मिलता। ओके, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टेजिंग ऑफ रीनल कैंसर। ओके, रीनल कैंसर के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन सी होती है, CT स्कैन होती है, कंट्रास्ट इन CT स्कैन होती है स्टेजिंग के लिए। ओके, पेनलेस हिमेचुरिया दैट मींस ब्लैडर का कैंसर होता है, 2 सेंटीमीटर मैस है तो आपने सर्जिकल मैनेजमेंट किया होगी। अगर 2 सेंटीमीटर मैस है यूरिनरी ब्लैडर में तो आपने क्या करनी है, टर्प करनी है, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। ओके, इसके बाद है कि 1.7 सेंटीमीटर स्टोन है राइट किडनी के अंदर, 2 सेंटीमीटर तक आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक और लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है BPH है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट
करवाई है, ओके, फिर टर्प करवाया। टर्प की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? टर्प की वजह से रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद है कि एक सीवियर कोलिक की पेन है जो कि राइट फ्लैंक में जा रहा होता है, रेडिएट में तक ग्रोइन है और हिमाचुरिया आ गया, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है? आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है सबसे पहले, ओके, ठीक हो गया। बाकी जो कंफर्मेटरी होती है वो नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन होता है। आगे चलते हैं। स्मोकर है, पेनलेस हीमाचूरिया, अर्जेंसी डिस्यूरिया, पेनलेस हीमाचूरिया, दैट मीन्स सिस्ट ब्लैडर का कैंसर है, तो आपने सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सी करनी होती है। सीवियर कोली की लॉइन पेन है जो कि रेडिएट कर स्क्रोटम के अंदर और माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया है, कोई मैस नहीं है, तो क्या है? स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स, ओके, ठीक हो गया। बेस्ट आंसर इज यूरिटरी कैलकुलाई है। इसके बाद है कि पेनलेस हीमाचूरिया, दैट मीन्स ब्लैडर का कैंसर होता है, तो आपने क्या कराना होता है? ओके, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएगी? इनिशियल आपकी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है और जो फाइनल होती है वो सिस्टोस्कोपी आती है। पेनलेस हीमाचूरिया है तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होती है नेक्स्ट, ओके, नो अदर यूरिनरी सिम्पटम है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल तो वैसे अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ था ऊपर, ओके, लेकिन सिस्टोस्कोपी लिखा हुआ है, चलो सिस्टोस्कोपी है। पेडिकुलेटेड पैपिलोमेटस ग्रोथ है ऑन द लैटरल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, ओके, तो इसके लिए आपने ट्रांसयूरिथ्रल डिसेक्शन ऑफ ग्रोथ करानी होती है। इसके बाद है कि पेन इन लोअर बैक और हिप है और सुबह उठ भी नहीं सकता, वैसे से वॉशरूम भी नहीं जा सकता, अर्जेंसी और ड्रिबलिंग हो रही है, दैट मीन्स कैंसर हो चुका है, प्रोस्टेटिक कैंसर है, ओके। 50, ये क्या? अच्छा, ये 49 था, मतलब 39 है। इसके बाद है कि से 75 ईयर ओल्ड बार वेटिलन है, इसको लॉस ऑफ एपिटाइट और कहता है कि मेरा वजन गिर गया है, ब्लड आ रहा है उसके यूरिन के अंदर लेकिन कोई पेन नहीं है और पीएसए का लेवल 5.5 से ज़्यादा आ गया है, ओके, तो आपने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करनी होती है, ओके। पीएसए का लेवल, वैसे पीएसए का लेवल, वेट लॉस हो रहा है तो कैंसर सस्पेक्टेड है। अच्छा, इसके बाद यूरिनरी सिम्पटम ऑफ हेजिटेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्टूरिया देखने को मिल रहे होते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन में। हार्ड प्रोस्टेट है, हार्ड प्रोस्टेट का मतलब है कैंसर है, तो पीएसए का लेवल आपने कराना होता है, ओके। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यूरेटरी कैलकुलाई तो नॉन कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन होता है, ओके। इनिशियल अल्ट्रासाउंड होती है। हिमाचूरिया एसोसिएटेड विद पेन इन लेफ्ट लॉइन है जो कि लोअर एब्डोमेन में जा रहा है, क्लॉट्स आ रही है इन लार्ज लेफ्ट किडनी, ऑस्टोक्राटल एग्जामिनेशन पे वेरिकोसील भी आ गई है, ओके। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है? ओके, वेरिकोसील लेफ्ट साइड आरसीसी में देखने को मिलती होती है। 54 पे आ जाते हैं, ओके। 54 में आके कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? स्टीराइल पायरिया रीनल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, ओके। इसके अलावा क्लैमिडिया नहीं, क्लैमिडिया में स्टीराइल नहीं होता। इसके बाद है कि एक इजिप्ट है, इजिप्ट में शिस्टोसोमा हिमेटोबियम के कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं, ओके। पेनलेस हीमाचूरिया ब्लैडर का कैंसर है, इजिप्ट में शिस्टोसोमा हिमेटोबियम होता है, क्लियर, और काफ़ी सारे ट्यूबरकल्स भी नजर आ रहे हैं और सैंड पैचेस देखने को मिल रही है, तो शिस्टोसोमा हिमेटोबियम है, ओके। रीनल स्टोन की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। गुड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल स्टोन तो एक्सरे क्यूबी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, ओके। रीनल स्टोन के लिए कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, नॉन कॉन्ट्रास्ट इनहांस्ड हेलिकल सीटी की के यूबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूरिथेरापी इन स्क्रोटम टेस्टिस पेरिनियम। तो स्टार्ट करते हैं। 25 ईयर ओल्ड मेल एमरजेंसी में आया, सॉरी ओपीडी में आया, सिंगल टेस्टिस है, ओके, और उसका दूसरा टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर पड़ा हुआ है और वो इलाज हो चुका है, बीटा सी जी और अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल ज़्यादा है, डेट मीन सेमिनोमा हो चुका है, तो आपने इसके लिए क्या करनी है? ऑर्किडेक्टमी करनी है, ओके। यानी जो अनडिसाइडेड टेस्टिस होते हैं उनकी वजह से मैलिग्नेंसी हो जाती है, ओके। रिगार्डिंग एपिडिडिमल सिस्ट, सारी बातें ठीक है, कौन सी बात ठीक नहीं है? टेस्टिस कैन बी फेल्ट सेपरेटली, कैन नॉट बी फेल्ट सेपरेटली, टेस्टिस आप सेपरेटली फील कर सकते हैं क्योंकि मसला एपिडिडिमस के अंदर है। पेन लेस लेफ्ट टेस्टिकुलर इलाजमेंट 6 मंथ से जो कि साइज बढ़ गया है, ओके। नो टेंडरनेस है, डेट मीन्स टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 1 सेमिनोमा के लिए आपने क्या करना होता है? आपने, ओके, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी आपने देनी होती है, ओके। यानी ऑर्किडेक्टमी या एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी आपने देनी है और अगर एडवांस है तो बिलियोमाइसिन, एटिपोसाइड और प्लेटिनम एनालॉग्स आपने देना होता है, क्लियर। ट्रीटमेंट प्रोपोज फॉर टेस्टिकुलर लिम्फोमा, टेस्टिकुलर लिम्फोमा के लिए रेडिकल ऑर्किडेक्टमी और कीमोथेरेपी देनी है, यानी सर्जरी और कीमोथेरेपी देनी होती है, ओके। टेस्टिकुलर ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक है? तो ओके, एपिथेलियल कैंसर इसमें नहीं होता, बायलैटरल भी नहीं होते, टेराटोमा भी कॉमन नहीं होता, 50 साल से ऊपर भी नहीं देखने को मिलते, तो कोई भी बात ठीक नहीं है, ओके। रेडिएशन एक्सपोजर टू द टेस्टिस, ओके। कौन सी इमेजिंग टेक्निक गिव मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर? तो वो सीटी स्कैन होता है, 400 एक्सरे के बराबर होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में देखने को मिलता होता है, योग से कैंसर में भी बढ़ जाता होता है। पेनलेस स्वेलिंग द लेफ्ट टेस्टिस 2 महीनों से है। हार्ट इरेगुलर सर्फिस है जो कि टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी के चांसेस को बढ़ा देती है, कैसे करोगे? आप ऑर्किडेक्टमी करोगे, आप हाई इंग्वानल ऑर्किडेक्टमी करोगे, ओके। 30 ईयर ओल्ड मेल है जिसको हिस्ट्री ऑफ फाल है और फ्रैंक ब्लड लिंक कर रहा है यूरिथ्रा से, मतलब यूरिथ्रल इंजरी हो गया, स्वेलिंग हाइपोगैस्ट्रियम है, ओके, ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना होता है? आपने सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी आपने करनी होती है यूरिथ्रल इंजरी में, ओके। अब स्वेलिंग कहाँ पे? आपकी हाइपोगैस्ट्रियम है, यानी पेल्विक इंजरी आपको लिखी हुई है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोस्टेक्टमी हुई है, टर्प हुआ हुआ है 6 मंथ पहले, अब इसको वापसी में आपको मिला बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अब डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन है, तो मोस्ट
पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या थी, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर थी, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन थी और टर्फ सिंड्रोम था। ओके, ये 3 चीज़ आपने रट्टा मार लेनी है, टर्फ की कॉम्प्लिकेशन होती है। 24 ईयर ओल्ड जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, डिस्चार्ज पर यूरिथ्रा आ रहा है, सेक्सुअली एक्टिव है, दैट मीन्स ये प्रोस्टाइटिस हो सकता है, क्लैमिडिया यूरिथ्राइटिस हो सकता है, तो क्लैमिडिया का है, तो क्लैमिडिया की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्लैमिडिया की वजह से आपको एपिडिडिम ऑर्काइटिस देखने को मिल सकता होता है। ओके, ग्रोइन में, राइट ग्रोइन में स्वेलिंग है, नॉन पेनफुल स्वेलिंग होती है इन बोथ इरेक्ट एंड रिकम्बेंट पोजीशन है, नॉन टेंडर इरिड्यूसिबल मैथ राइट ग्रोइन में, बिलो एंड द मीडियल साइड ऑफ, ओके, ओके, मीडियल साइड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, ठीक हो गया। ओके, मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा, ओके, नॉन टेंडर थी और वो इरिड्यूसिबल थी, मतलब वापस भी नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे सैफनस वेन वारिकोसील यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। वैसे हाइड्रोसील भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्स ऑपरेटिव मैनेजमेंट, तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपने फोनियर गैंग्रीन में करना होता है, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में आपने करना होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इन सुपरफिशियल एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन। ये सुपरफिशियल एक्स्ट्राविजेशन ऑफ यूरिन किस में होता है, ओके, ये आपकी पेरिनियल यूरिथ्रा या जो बल्बर यूरिथ्रा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के रप्चर की वजह से होता है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज जो एक्स्ट्राविजेटेड यूरिन है उसको कन्फाइंड करने वाला फेशिया कौन सा होता है, ओके, कौन सा ठीक नहीं है कन्फाइंड करना, डिनोन विलियर फेशिया, डिनोन फेशिया कन्फाइंड नहीं करता होता। कॉजेज ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कैंसर की वजह से नहीं होगा, कैंसर से तो पूरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ओके, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात गलत है, तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में आपको यूरिथ्रल डायलेटेशन इज आइडियल ट्रीटमेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्वॉलन स्क्रोटम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर है, डिस्कम्फर्ट है, टेंस फ्लक्चुएंट लंप है राइट स्क्रोटम पे, टेस्टिस कैनॉट बी सेपरेटली फील्ड सेपरेटली नहीं हो रहा, स्वेलिंग ट्रांसलुमिनेंट होती है। ओके, तो ये क्या है, हाइड्रोसील है, वजाइनल हाइड्रोसील है। ओके, सेमिनम ऑफ टेस्टिस इज एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलता है। फुटबॉल खेल रहा था, उसको किक लगी है और आपको सीवियर पेन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रोटम पे, तो ये क्या है, ओके, टेस्टिकुलर टॉर्शन है, तो आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना है स्क्रोटम का। अल्सर ऑफ स्क्रोटम है, तो कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, सिफिलिस के केस में तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, इसके बाद है कि सडन सीवियर पेन एंड स्वेलिंग इन स्क्रोटम है और वन टेस्टिस ऊपर गया हुआ है, दैट टेस्टिकुलर टॉर्शन है। इसके बाद है कि फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज यूरिथ्रल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो क्या पोस्टीरियर यूरिथ्रल वैल की वजह से स्ट्रक्चर नहीं होगा और कैंसर की वजह से भी नहीं होगा। ओके, कंडीशन इन विच फोर स्किन इज टाइट होती है, उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते ओवर द ग्लैंड्स, तो ये फिमोसिस होती है। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद है कि सर्कमसिजन किस केस में नहीं करेगी, पारोनी डिजीज में, उसके अलावा हाइपोस्पीडिया में भी नहीं करते होते हैं। ओके, एक 25 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी में आया विद ब्लीड ऑन एक्सटर्नल मीएटस पेरिनल हीमाटोमा आफ्टर स्टाइडल इंजरी, दैट मींस मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा रप्चर हो चुका है, जिसको बल्बर यूरिथ्रा भी कहते होती है। कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन टूनिका वजाइनालिस उसको बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर पेन इन टेस्टिस, ग्रोइंग है जो कि अचानक स्टार्ट हुआ, टेस्टिस टेंडर है, स्पर्मेटिक और थिक है, दैट मींस ये टेस्टिकुलर टॉर्शन है।